हेलो देयर। इस पीवाईक्यू सीरीज में जेईई मेन 2025 अप्रैल सेशन में होने वाले सारे पेपर के फिजिक्स सब्जेक्ट का हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में चैप्टर नेम या टॉपिक नेम के साथ टाइम दिया हुआ है। डायरेक्ट उस पर क्लिक करके आप उस क्वेश्चन के ऊपर पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस पेपर बिलोंग्स टू काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस चैप्टर। इस प्रॉब्लम में हमें एडियाबेटिक प्रोसेस से रिगार्डिंग जो है 4 स्टेटमेंट दे रखा है, उसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन को पिक करना है। सबसे पहले हमें पता रहना चाहिए कि एडियाबेटिक प्रोसेस होता क्या है। अगर किसी सिस्टम से कोई हीट एनर्जी ना तो बाहर है ना तो अंदर जाए, यानी कि सिस्टम का चेंज इन हीट एनर्जी जीरो हो, उस प्रोसेस को हम एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। इसके लिए एक कंडीशन होना चाहिए क्या, कि जो भी वॉल है और पिस्टन है वो बेसिकली इंसुलेटिंग होना चाहिए, मतलब कि हीट का ट्रांसफर ना हो पाए। अगर ये वॉल या पिस्टन कंडक्टिंग होता है तो भी हो सकता है एडियाबेटिक प्रोसेस। इस केस में जो हम प्रोसेस को अप्लाई कर रहे हैं वो बहुत ही रैपिड होना चाहिए। रैपिड का मतलब बहुत ही फास्ट होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये सिस्टम जो है कंडक्टिंग होने के बावजूद भी एडियाबेटिक प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, क्योंकि ये जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी होता है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। तो अगर हम सिस्टम को रैपिडली जो है मूव कर रहे हैं तो उतने कम टाइम में हीट एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो सकता, तब भी हम कंसिडर करेंगे कि वो एडियाबेटिक प्रोसेस है। रिजल्ट हमें याद रहना चाहिए कि एडियाबेटिक प्रोसेस का जो डेल्टा क्यू है वो इक्वल टू 0 होता है। इसके लिए हमें ये 3-4 बेसिक चीज़ें हमें पता रहना चाहिए कि अगर कोई एडियाबेटिक प्रोसेस है तो पावर जो प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन होता है पीवी पे पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। गामा को हम पॉइजन्स रेशियो कहते हैं, हालांकि यहाँ पे कोई काम नहीं है इसका। हमें डेल्टा यू जो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होता है वो जनरली किसी के लिए जो होता है वही सेम यहाँ पे भी होता है, और इसे हम थर्मोडाइनमिक्स का फर्स्ट लॉ कहते हैं। ये एक फॉर्मूला हमें पता रहना चाहिए जो यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी जो है यहाँ से हमें पता चलेगा। तो सबसे पहले स्टेटमेंट में दे रखा है कि जो मोलर हीट कैपेसिटी है क्या वो इनफाइनाइट होगा। तो इसको ये किसी भी सबस्टेंस के लिए होता है। अगर हम किसी गैसेज मॉलिक्यूल के लिए लिखते हैं तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू बेसिकली एम के जगह हम एन लिखते हैं और एस के जगह जो है सी लिखते हैं, और डेल्टा टी को डेल्टा टी ही लिखते हैं। इसमें सी को अगर यहाँ पे लेके आए तो डेल्टा क्यू और अपन में एन इंटू डेल्टा टी लिखेंगे, ठीक है। इसी को हम कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी क्या एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए इनफाइनाइट होता है, मतलब कि अगर हमें डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0 मिल रहा है तो यहाँ अगर आप न्यूमिनेटर में 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आएगा। इसका मतलब इनफाइनाइट नहीं है, 0 है, जो आपको ऑप्शन 4 में मिलेगा। तो इस प्रॉब्लम के लिए ऑप्शन 4 करेक्ट है। बट हमें बाकी दो चीज़ भी पता रहना चाहिए क्यों गलत है। तो दूसरे स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि अगर ये सिस्टम के ऊपर वर्क डन हो रहा है तो क्या सिस्टम का इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला को इस्तेमाल करेंगे जो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ होता है। इसमें देखिए ध्यान से, अगर डेल्टा क्यू की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब ये है कि 0 इज इक्वल टू हम लिखेंगे डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। अगर डेल्टा यू प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस का डब्ल्यू लिखेंगे। ध्यान से देखिए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी निगेटिव है, इसका मतलब ये है कि ये क्वांटिटी डिक्रीज हुआ है। अगर डेल्टा यू की वैल्यू जो है पॉजिटिव आया रहता तब हम कहते हैं कि ये वैल्यू जो है इंक्रीज हुआ है, लेकिन निगेटिव होने की वजह से डिक्रीज हुआ है, तो इसलिए स्टेटमेंट 2 भी रॉन्ग है। तीसरे में ये कह रहा कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो इस एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या इंटरनल एनर्जी जो है इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। तो यहाँ तो इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब स्टेटमेंट 3 भी रॉन्ग है। तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट 4 है, जहाँ पे ये पता चलता है कि इसका मोलर हीट कैपेसिटी 0 है। Question number 2 is based on electrical power topic, in which we have given that rating of a battery of mobile phone such that 4.2 volt and 5800 mAh। इस यूनिट को आजकल हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। मोबाइल या पावर बैंक का जो बैकअप जानने के लिए हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं, यही mAh है, ठीक है। तो बेसिकली दो तरह का रेटिंग फॉर्मेट होता है, एक वॉट वोल्टेज होता है, एक एम्पियर और वोल्टेज होता है।
वॉट वोल्टेज में हमें कुछ बल्ब या किसी भी डिवाइस का जो रेटिंग दिया रहता है कुछ इस तरह से 50 वॉट 220 वोल्ट। इसका मतलब ये है हमारी ये कैलकुलेशन बहुत आसानी से आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, बट थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इस यूनिट का एक्चुअल मीनिंग क्या है, ताकि वो क्वेश्चन का डेप्थ हमें समझ में आए कि वो किसी भी तरीके से दें तो हम सीख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर ऐसा रेटिंग दे रखा है तो इसका मतलब ये होता है किसी भी डिवाइस को 220 वोल्ट पे अगर हम अप्लाई करेंगे तो इसका मैक्सिमम पावर जो है इतना 50 वॉट का यूटिलाइजेशन होगा। जब हम इससे कम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो बल्ब अगर होगा तो बल्ब की ब्राइटनेस कम होगी, ठीक है। या कोई भी डिवाइस है, फैन है या मोटर है, वो अपने कैपेसिटी से कम काम करेगा, उतना काम नहीं करेगा जितना ये मैक्सिमम रेटिंग पे करेगा। जब हम 220 वोल्ट से ज़्यादा इसको सप्लाई देंगे तो वो डिवाइस डैमेज हो जाएगा, बल्ब है तो फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस रेटिंग का मतलब होता है इसमें। इस रेटिंग में हमें अगर कोई दे रखा है 10 एम्पियर 1 आवर, इसका मतलब ये होता है कि आप 1 घंटे तक किसी भी डिवाइस का 10 एम्पियर तक करंट को फ्लो करा सकते हैं। 10 एम्पियर करंट 1 घंटे तक उस डिवाइस से आप फ्लो करा सकते हैं जब वो फुल चार्ज हो। तो इस रेटिंग का मतलब यही है और यही यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। ये यहाँ पे बेसिकली जो लिखा हुआ है mAh, ये मिली एम्पियर इंटू आवर है। तो मिली एम्पियर ये बेसिकली करंट इंटू टाइम लिखा हुआ है। करंट इंटू टाइम को हम Q/T इंटू टी लिखते हैं। ये T से T कैंसिल आउट हो जाएगा। बेसिकली ये चार्ज का ही यूनिट है, मतलब बैटरी को हम कितना चार्ज करते हैं वो यही चीज़ है, फुल चार्ज इतना अगर हम करेंगे तो उसका कैपेसिटी इतना है, ठीक है। तो ये हमें Q/T इंटू टी करने से मिल जाता है। तो समझिए हम यहाँ पे कैलकुलेट करना है हमें कि इनका पावर कितना होगा, ठीक है। अगर हमें पावर कैलकुलेट करना है ये कितना एनर्जी इसमें फुल हम स्टोर कर सकते हैं, तो एनर्जी इज इक्वल टू हमें बताया जाता है W इज इक्वल टू बेसिकली P इंटू टी होता है। P इंटू टी, और P को हम V इंटू आई इंटू टी लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे वोल्टेज को 4.2 लिखते हैं, 4.2, और आई इंटू टी बेसिकली यही है हमारे पास आई इंटू टी। तो ये कितना है 5800 है, लेकिन हमें सारी चीज़ प्रॉपर यूनिट के साथ फॉलो करेंगे तो हमें यहाँ पे जो एनर्जी आएगा ये एनर्जी जूल में मिलेगा, ठीक है। तो ये मिली है तो मिली को हम 10⁻³ लिखेंगे इंटू ये मिली एम्पियर हो गया, और ये आवर को 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड लिखेंगे। 60 इंटू 60 अगर लिखते हैं तो हमारे पास ये टाइम सेकेंड में हो गया। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ध्यान से देखिए, ये 1 2 3 जीरो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और बचा 1 जीरो इसको दे देंगे तो लिखेंगे 42 इंटू 58 इंटू 6 36। अगर इतनी वैल्यू है इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू बेसिकली आएगा W इज इक्वल टू 87696, और इसको ऑलमोस्ट हम इस तरीके से लिख सकते हैं 87.7 अगर राउंडिंग ऑफ करते हैं तो इंटू 10⁻3। और ये सारी चीज़ हम ये SI यूनिट में पुट कर रहे थे इसलिए जूल में ही मिलता आएगा। इस चीज़ को हम किलो लिख सकते हैं तो बेसिकली इसको 87.7 किलो जूल लिखेंगे, और यही हमारा आंसर है जो आपको करेक्ट ऑप्शन 3 में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 इज बेस्ड ऑन टॉर्क टॉपिक दैट बिलोंग्स टू रोटेशनल मोशन चैप्टर। इसमें एक हमें OABC जो है लेमिना दिया हुआ है। लेमिना का मतलब होता है थिन प्लेट, कोई भी अगर स्लैब पतला सा होता है उसको हम लेमिना कहते हैं। तो यहाँ पे ABC पे ये तो फोर्स लग रहा है, लेकिन ये O पे पाइवोटेड है। पाइवोटेड का मतलब है फिक्स कर दिया गया, वहाँ पे हिंज किया गया, मतलब कि कील लगाया गया है, ठीक है। अगर इतने फोर्स लग रहे हैं तो आपको बताना है कि ये लेमिना जो है रिमेन इन स्टेशनरी रहे तो ये फोर्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ठीक है। ये रिमेन इन स्टेशनरी होने का मतलब ये है कि ना तो ये मूव कर रहा है ट्रांसलेशन मोशन और ना ही ये रोटेशनल मोशन कर रहा है, ठीक है। अगर ये पाइवोटेड है तो इसका मतलब ये कि ऐसे रोटेशन कर सकता है,
लेकिन ये फोर्स की वैल्यू कितना रहे ताकि ये रिमेन स्टेशनरी रहे। इसके लिए हम करेंगे क्या वो समझिए। जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है, टॉर्क दो फॉर्मेट में हम लिखते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है, जिसे हम इस तरीके से भी लिखते हैं, टाउ इज इक्वल टू एफ आर परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर हमें मैग्नीट्यूड लिखना है तो मैग्नीट्यूड देखिए, जितने भी फोर्स है उस फोर्स के वजह से जिस एक्सिस के अबाउट में रोटेशन हो रहा है उस एक्सिस के अबाउट में सारे फोर्सेज का टॉर्क लिखिए। तो हमारा रोटेशन इसके अबाउट में हो रहा है, तो इसके अबाउट में अगर हम टॉर्क लिखेंगे सारे फोर्सेज की वजह से, तो सबका नंबरिंग कर देते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये 6। तो जो नेट टॉर्क होगा, नेट टॉर्क इज इक्वल टू हम लिखेंगे टाउ 1 प्लस टाउ 2, टाउ 3, टाउ 4, टाउ 5, टाउ 6। अब ये जब आपको लिखना बताया जाता है कि कैसे हम लिखते हैं, वहाँ पे ये बताया जाता है कि अगर कोई आर जो है, ये डिस्टेंस जो है हमारे पास वेक्टर, पोजीशन वेक्टर जो है कभी भी उस एक्सिस ऑफ रोटेशन को कट नहीं करना चाहिए। अगर कट करेगा तो उसका टॉर्क जीरो। तो एक इसको देखिए ध्यान से, ये फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन को कट कर रहा है, यानी कि टाउ टू जीरो हो गया। यहाँ पे 10 न्यूटन जो 5 वाला है वो भी इस एक्सिस को कट कर रहा है, इसका मतलब टाउ 5 भी जीरो हो गया। अब बच्चे जितने लोग उसकी वजह से हम लिखेंगे, ठीक है। तो ये 2 और 5 जो है कैंसिल आउट हो गया। अगर हम टाउ 1 की वैल्यू लिखते हैं तो मैग्नीट्यूड तो हम लिख लेंगे कितना, 10, और ये स्क्वायर प्लेट है तो इसलिए 10 सेंटीमीटर है। हम 10 सेंटीमीटर को फिलहाल के लिए आर बोल रहे हैं, आखिरी में चल के हमें ज़रूरत होगा तो पुट कर देंगे 10/100 मीटर। तो टाउ 1 की वैल्यू फोर्स है कितना, 10 न्यूटन, डिस्टेंस है कितना आर। लेकिन हमें डायरेक्शन का भी ध्यान देना होता है कि जो टॉर्क होता है वो वेक्टर क्वांटिटी, और हम डायरेक्शन जो है आर क्रॉस एफ से कैलकुलेट करते हैं। दोनों को टेल पहले ज्वाइन करते हैं, ये हमारा आर हो गया फर्स्ट वेक्टर और ये फोर्स हो गया। जब आप राइट हैंड थंब रूल को अप्लाई करते हैं तो आर के अलोंग रखिए, फोर्स की तरफ चलिए। फोर्स के तरफ जब चलेंगे तो ये थंब जिस डायरेक्शन में आएगा वही टॉर्क का डायरेक्शन है। चल तो आप इधर से भी सकते हैं, लेकिन आपको वेक्टर चैप्टर में बताया जाता है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर वही होता है जो एंगल कम होता है, तो उसी रास्ते आपको चलना होता है जिधर से एंगल कम मिलेगा। अब ध्यान से देखिए, ये फोर्स 10 न्यूटन नीचे है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका आर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन इस टॉर्क का डायरेक्शन किधर आएगा, इसको पैरेलल शिफ्टिंग से इधर लेके आइए, आर इधर हो गया, फोर्स नीचे की तरफ है, इसका मतलब टॉर्क अंदर है, तो इसका टॉर्क हम अंदर की तरफ लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद जब हमारे पास टाउ 3 है, ये तीसरे के वजह से फोर्स अगेन 10 है, 10 इंटू आर लिखेंगे, 10 इंटू आर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी उतना ही है, ये फोर्स हो गया और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हो गया। इनको जब हम पहला शिफ्टिंग से इधर लेके आएंगे तो ये बेसिकली ये वाला फोर्स जैसे है, तो आर इधर फोर्स इधर, यानी कि अंदर के तरफ इसका भी, तो यहाँ पे ये भी अंदर है, इसलिए दोनों लोग का सेम डायरेक्शन, तो प्लस रहेगा। टाउ 4 लिखते हैं, 4 के वजह से ये फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, तो फोर्स को इधर लेके आए, आर क्रॉस एफ, यानी कि ये बाहर आ गए, तो माइनस का लिखेंगे 10 इंटू आर। अब टाउ 6 लिखते हैं, टाउ 6 यानी कि इसकी वजह से फोर्स इधर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इधर है, तो फोर्स को नीचे लेते आइए, आर क्रॉस एफ, बाहर की तरफ ये भी आ गए, इसका मतलब इसी के जैसे रहेगा, माइनस का एफ इंटू आर लिखेंगे, ठीक है। ये इक्वेशन लिख लिए, नेट टॉर्क की वैल्यू जीरो है। हमें ये पता रहना चाहिए कि अगर बॉडी को मूव कराना होता है, ट्रांसलेशन मोशन कराना होता है, तो उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं। अगर बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो तो इसका मतलब ट्रांसलेशन मोशन नहीं करेगा। अगर बॉडी के ऊपर नेट टॉर्क जीरो तो बॉडी रोटेशन भी नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब टॉर्क क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, क्योंकि इसको हम रिमेन इन स्टेशनरी रखना चाहते हैं, ना तो ये ट्रांसलेशन करना चाहिए और ना ही रोटेशन। तो टॉर्क जीरो हो गया, अगर जीरो हो गया तो एक ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक ये माइनस के साथ इधर आएगा, एफ इंटू आर इज इक्वल टू 10 इंटू आर लिखेंगे, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा और फोर्स इज इक्वल टू कितना आएगा, 10 न्यूटन आएगा, ठीक है। ये फोर्स की वैल्यू जो है आपको ऑप्शन 1 में मिलेगा, वही करेक्ट ऑप्शन है।
क्वेश्चन नंबर 4 बिलोंग्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर दैट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें दो कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज दे रखा है जो एक्स एक्सिस पे रखा हुआ, एक ओरिजिन पे और एक डी कॉमा जीरो पे। तो ये डायग्राम आपको खुद बनाने आना चाहिए, स्टेटमेंट केवल दे रखा है। एक का चार्ज क्यू है, दूसरे का चार्ज 9 क्यू है। अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों के बीच में डिस्टेंस हम डी लिखेंगे। आपको बताना है कि यहाँ कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पे, कहाँ पे वो पॉइंट होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वैनिश करता है। वैनिश का मतलब कि नल, जीरो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो कहाँ होगा वो समझिए। हम कहीं पे भी, हमें नहीं पता, बीच में अगर सेम चार्ज होता है तो बीच में ही होता है वो पॉइंट जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। लेकिन हम सोचते कैसे, कहीं पे भी सोचिए। अगर यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउटवर्ड होता है और निगेटिव चार्ज की वजह से इनवर्ड होता है, चार्ज की तरफ और ये चार्ज से बाहर, ठीक है। तो वही चीज़ देखिए ध्यान से, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में, ये भी पॉजिटिव चार्ज, इसकी वजह से लेफ्ट में। तो दोनों लोग लेफ्ट में कैंसिल आउट कहाँ होगा, जीरो नहीं होगा इधर कहीं पे भी। वैसे इधर भी इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में, इसलिए इधर भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। कहीं ऊपर नीचे चेक करिए, अगर यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, ये पॉइंट अगर हम कंसीडर करते हैं, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। इनके दो कंपोनेंट होंगे, एक ऊपर एक राइट में, इनके दो कंपोनेंट एक ऊपर एक लेफ्ट में। लेफ्ट राइट कैंसिल आउट हो जाएगा लेकिन नेट ऊपर की तरफ बचेगा। मतलब कहीं पे भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो, केवल और केवल यहीं पे पॉसिबल है। कैसे, समझिए। अगर ये पॉइंट को हम यहाँ कंसीडर करते हैं तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, जिसे हम E1 बोल देते हैं, ठीक है। और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, जिसको हम E2 बोल देते हैं। तो ये कहाँ पे लाई कर रहा है पॉइंट, उसको हम कंसीडर कर लेते हैं x डिस्टेंस होगा इस ओरिजिन से, ठीक है। अगर यहाँ से x कंसीडर कर ले रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 जो है वो मस्ट भी इक्वल टू होना चाहिए E2, क्योंकि दोनों लोग जब आप बराबर होंगे तभी तो कैंसिल आउट होके जीरो होंगे। तो इसका मतलब E1 की वैल्यू लिखिए कितना, पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है, फॉर्मूला होता है वो E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। तो हम लिखेंगे K इंटू E1 की वैल्यू K इंटू क्यू इंटू, और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है हमारा x, तो x का स्क्वायर इक्वल टू, दूसरे इसके वजह से E2 अगर हम लिखते हैं इधर है तो K इंटू 9Q, और अपन में डिस्टेंस कितना, d नहीं x नहीं, ये वाला डिस्टेंस ध्यान से देखिए, टोटल में से x घटा दीजिए, d माइनस एक्स है। तो इसका मतलब d माइनस एक्स का स्क्वायर लिखेंगे। अब सिंपली जितने लोग कट रहे हैं उसको काट दीजिए, कि क्यू कैंसिल आउट होगा, ये इधर आएगा तो कितना, d माइनस एक्स का स्क्वायर और इक्वल टू 9x स्क्वायर। दोनों तरफ से स्क्वायरिंग हटाएंगे तो d माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x लिखेंगे, x को इधर लेके जाएंगे तो x इज इक्वल टू d बाई 4 आएगा। ये x इज इक्वल टू d बाई 4, यानी कि ओरिजिन से d बाई 4 डिस्टेंस पे इधर आएंगे तो हमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू जीरो मिलेगा, जो आपको ऑप्शन 4 में दिखेगा कोऑर्डिनेट के फॉर्मेट में। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन बिलोंग्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर, जिसमें हमें दो कंडक्टिंग प्लेट दे रखा है, दोनों इनफाइनाइटली लार्ज प्लेट है, ठीक है। एक का प्लस सिग्मा है जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, दूसरे का -2 सिग्मा है, ठीक है। तो ये बीच में एक पॉइंट है जो मिड पॉइंट है दोनों का, वहाँ पे एक प्लस क्यू जो है चार्ज रखा हुआ है, तो उसके ऊपर नेट फोर्स बताना है कितना होगा। हमें पता रहना चाहिए कि जो फोर्स की वैल्यू होती है किसी भी चार्ज के ऊपर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो बेसिकली Q इंटू ई होता है। अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स हमें मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना है, अगर वो हम कैलकुलेट कर लेते तो वहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस चार्ज के साथ, ठीक है। तो ये ई नेट की वैल्यू हमें पता रहना चाहिए कि एक प्लेट की वजह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं तो वो E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये एक कंडक्टिंग प्लेट की वजह से और किसी भी डिस्टेंस पे होता है, क्योंकि ये इनफाइनाइटली लार्ज होता है तो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, उसके चारों तरफ यूनिफॉर्म होता है। तो यहाँ बात करें, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो अगर हम इस प्लेट की वजह से बोले तो प्लेट 1
1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो राइट डायरेक्शन में होगा, और 2 की वजह से भी राइट डायरेक्शन में ही होगा, क्योंकि निगेटिव साइन है तो अट्रैक्टेड होगा उसी की तरफ, ठीक है। लेकिन E1 और E2 दोनों की वैल्यू अलग होगा। E1 तो सिंपली हम इतना लिखेंगे, E2 की वैल्यू बेसिकली हम 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, और इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो बेसिकली सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ही आएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना, E नेट इज इक्वल टू 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इन प्लस में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड करेंगे तो 3 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों को अगर ऐड करते हैं तो 3 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, ठीक है। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो ये फोर्स बन जाएगा, तो फोर्स इज इक्वल टू बेसिकली Q इंटू 3 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यही हमारा आंसर है कि इसके ऊपर राइट डायरेक्शन में इतना फोर्स लग रहा है, जो आपको ऑप्शन 3 में दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 6 बिलोंग टू सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर, जिसमें एक पार्टिकल जो है दो डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग वो SHM कर रहा है, तो उसका नेट एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, वो x इज इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड के फॉर्मेट में आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है, ठीक है। तो हमें पता रहना चाहिए कि अगर पार्टिकल दो डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग अगर वो SHM कर रहा है तो उनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करिए। वो हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 हम अप्लाई करेंगे, और इसमें जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जैसे हैंडल करना है वो कंबाइन करके हम एक इक्वेशन में बनाएंगे। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है हमें याद रखना चाहिए, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t का फॉर्मेट होता है, ठीक है। अगर हम इसे दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी बन जाएगा ये डिस्प्लेसमेंट, और लिखेंगे a ओमेगा। बेसिकली हम टाइम के साथ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा है, तो केवल टाइम का ही डिफ्रेंशिएशन होगा, उसका कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो बाहर आ जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी लिखेंगे, और ये वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल हो जाता है। अगर हम इसे एक बार और टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन बन जाएगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा का माइनस होगा, तो इसमें जो है माइनस लिखेंगे। एक बार और ओमेगा बाहर आएगा तो ये ए ओमेगा स्क्वायर और साइन ओमेगा टी बन जाता है। तो इसका मतलब हमारे पास एक्सेलरेशन का ये फॉर्मेट जो है, इसमें आपको पता रहना चाहिए, इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं। जो क्वांटिटी होता है उसी का मैक्सिमम वैल्यू, वेलोसिटी है तो ये वेलोसिटी का मैक्सिमम, डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट का, एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन का, यानी कि ए मैक्स इज इक्वल टू कितना होता है, ए इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू हमें पता है, ये सेम फ्रीक्वेंसी के साथ ये SHM कर रहे हैं, तो इसलिए ओमेगा इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे, ठीक है। अब जो है हमें कैलकुलेट करना होगा ए एम्पलीट्यूड, लेकिन एम्पलीट्यूड ना तो ये है ना तो ये है, इन दोनों लोगों का रिजल्टेंट जो हम यहाँ पे फॉर्मेटिंग करेंगे, तो इन दोनों लोगों का ये अगर हम इसे A1 कहते हैं एम्पलीट्यूड 1, और इसे हम A2 कहते हैं, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट इक्वेशन होता है, रिजल्टेंट जो इक्वेशन होगा उसका ए रिजल्टेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताया जाता है अंडर रूट में A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 और कॉस में 5। ये 5 क्या, दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है, यहाँ पे +0 है, यहाँ पे +5 π/3 है, तो 5 का मतलब π/3 है, ठीक है। ये जो है 5 की वैल्यू है। तो अगर हम पुट करते हैं तो a इज इक्वल टू अंडर रूट में A1 का स्क्वायर मतलब अंडर रूट 7 का स्क्वायर 7 लिखेंगे, A2 का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो 4 इंटू 7 28 लिखेंगे, प्लस में 2A1 A2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 7 28, 28 और कॉस में π/3, π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 प्लस 28 को हम बोलेंगे 30, 42, और 42 प्लस 7 49 होगा, और अंडर रूट 49 की वैल्यू जो है 7 होती है। तो ये ए की वैल्यू हमारे पास 7 आ गया, तो
तो हम ए मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ए मैक्स इज इक्वल टू कितना, ए की वैल्यू 7 इंटू ओमेगा की वैल्यू कितना 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, 25 इंटू 7, 7 इंटू 25 करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है 75 आएगा। अब ध्यान से इसके यूनिट पे देखिए, हम यहाँ पे ए की वैल्यू जो एम्पलीट्यूड था वो एम्पलीट्यूड बेसिकली हमें यही वाला मिलेगा, जो यूनिट था सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर में मिलेगा, तो ये एम्पलीट्यूड हमें सेंटीमीटर में मिला था, इसलिए एक्सेलरेशन सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में मिलेगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट फॉर्मेट में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसलिए हम अगर इसे कन्वर्ट करते हैं तो अपन में 100 लिखेंगे। अपन में 100 का मतलब ये कि ए इज इक्वल टू 75 इंटू 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस फॉर्मेट में अगर बन गया तो एक्स की वैल्यू हम बोलेंगे 175 आएगा, जो हमारे पास ऑप्शन डी है, फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 बिलोंग्स टू मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर। इस प्रॉब्लम में एक कॉइल के थ्रू जो है उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है B1 है, और उसी कॉइल के एक्सियल पॉइंट पे x डिस्टेंस पे जाके जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B2 है। तो आपको B2/B1 का रेशियो बताना है कि कितना होगा। इसके लिए सबसे पहले हमें क्लियर होना चाहिए कि पॉइंट बेसिकली है कैसा। एक केस में ये रिंग ऐसा है और इस रिंग में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो उसका सेंटर जो है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B1 है। लेकिन दूसरे केस में रिंग ऐसा है, और रिंग अगर ऐसा है तो इसका एक्सिस ऐसे है, सेंटर से पास हो रहा है, और उस एक्सिस का डिस्टेंस x है, और उस पॉइंट को हम B2, उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू B2 बोल रहे हैं, तो आपको B2 कैलकुलेट करना है। इन दोनों केस में हमें फॉर्मूला पता रहना चाहिए कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू μ0I/2r होता है, और उसके एक्सियल पॉइंट पे x डिस्टेंस पे जाएंगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इतना याद रखना है, ठीक है। ये केवल एक टर्म की वजह से होता है, n नंबर होगा तो n से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले में ध्यान से देखिए, अगर ये डिस्टेंस को हम कम करते जाएं सेंटर पे जब पहुंच जाएंगे तो x की वैल्यू 0 हो जाएगा। तो जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आ जाएगा जो हमें याद है, ठीक है। तो इस दोनों फॉर्मूले को आपको डायरेक्टली भी याद रखना है। और हम यहाँ पे हमें दे रखा है x रेशियो r का जो रेशियो है वो 3:4 है। इसका मतलब ये है कि हम लिखेंगे ऐसे x/r इज इक्वल टू 3/4। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू 3r/4 है। तो ये तो B1 सिंपली यहीं पे है, तो ये B1 हमारा ये ऐसे ही रहेगा, लेकिन B2 को हमें कैलकुलेट करना होगा। B2 अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो x का डिस्टेंस है 3r/4, यहाँ पुट करेंगे तो μ0I/r²/2, इसकी वैल्यू देखिए 9r²/16 होगा, 9r²/16 प्लस r² पहले से था और फिर पावर 3/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 16 इधर आएगा, 16 + 9 25 हो जाएगा। तो हम इसे लिखेंगे μ0I/r² 2 × 25r²/16 पे पावर 3/2। अब इस तीनों क्वांटिटी का स्क्वायरिंग करिए, 5r/14 का स्क्वायर कर सकते हैं, और वो स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा सिंपली μ0I/r²/2 5r/4 पे पावर 3, क्योंकि पावर 2 और 1/2 कैंसिल आउट हो गया। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो μ0I/r²/2 इंटू 125 इंटू r³/64। अब यहाँ से जो सिंप्लीफाई हो रहा है r² से कैंसिल आउट होगा, तो लिखेंगे कितना 64 ऊपर μ0I इंटू 64 और अपन में 2 × 125 और इंटू r, ठीक है। ये B2 की वैल्यू आ गया। अगर ये B2 है तो B2/B1 हमें कैलकुलेट करना था, तो ये B2 है और अपन में B1 कर देते हैं।
B1 अगर कर देते हैं तो लिखेंगे कितना, म्यू नॉट आई अपन 2 इंटू आर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान से देखिए, ये म्यू नॉट इंटू आई कैंसिल आउट होगा, म्यू नॉट आई कैंसिल आउट होगा, ये आर से आर कैंसिल आउट होगा, ये 2 और 2 भी कैंसिल आउट होगा, और सिंपली जो है ये न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर है तो नीचे आएगा। तो हमारे पास बचेगा B2 B1 इज इक्वल टू 64/125। इसी को हम बोलेंगे 64:125, जो आपको ऑप्शन 3 में नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 इज अ डायमेंशनल एनालिसिस प्रॉब्लम, जिसमें हमें लिस्ट 1 में 4 पैरामीटर दे रखे हैं और लिस्ट 2 के चारों पैरामीटर कॉरेस्पॉन्डिंग डायमेंशन को मैच करना है। तो अगर आप सबसे पहले देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इंटेंसिटी ऑफ वेव, प्रेशर ग्रेडियंट और ये कंप्रेसिबिलिटी, एक एक करके हम कैलकुलेट करते हैं। कैसे करेंगे समझिए। विस्कोसिटी, जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, उसके लिए आपको स्टोक्स लॉ जो होता है वो फॉर्मूला याद रखना है कि स्टोक्स लॉ में जो विस्कस फोर्स का वैल्यू होता है उसको लिखने के लिए 6π∗RV हम ऐसे ये यूज करते हैं। होता क्या है, बेसिकली अगर किसी कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है, उस लिक्विड में जब हम किसी स्फेरिकल बॉल को ड्रॉप करते हैं तो वो नीचे जब आता है तो उसके ऊपर विस्कस फोर्स एक्ट करता है ऊपर की तरफ। तो वो विस्कस फोर्स की वैल्यू लिखने के लिए 6π∗RV लिखते हैं। ये रेडियस ऑफ दैट स्फेरिकल बॉल, ध्यान रहे कि वो बॉल स्फेरिकल रहना चाहिए। ये V को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। इसमें यहाँ से हम ईटा को कैलकुलेट कर सकते हैं। आप विस्कस फोर्स को भी अप्लाई कर सकते हैं। फोर्स अपन एरिया जो है वो इक्वल टू ईटा इंटू वो वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है, लेकिन उससे थोड़ा सा ये आसान होता है तो आप जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फोर्स का होता है mL/T⁻², अपन 6π कांस्टेंट है। यहाँ पे ईटा की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, आर रेडियस यानी कि लेंथ, वेलोसिटी को लेके आएंगे तो L/T⁻⁻1 है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो m हो जाएगा, l से l कैंसिल आउट, एक l ऊपर चला जाएगा और T⁻⁻1 आएगा। और इसको जो है हम ईटा का डायमेंशन ये हम देख सकते हैं कि फोर्थ मैचिंग हो रहा है, ए का फोर्थ है। ठीक है। दूसरा अगर हम देखते हैं, दूसरे इंटेंसिटी ऑफ वेव है। आपको इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद रहना चाहिए, पावर अपन एरिया होता है। पावर को हम बेसिकली W/T लिखते हैं। अगर W/T लिखते हैं और अपन में A है तो W/AT लिखेंगे। अब वर्क जब फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है तो mL² T⁻⁻2 और अपन में एरिया का L² इंटू T को हम T को हम 1 लिखेंगे। तो इसको कुछ सिंप्लीफाई करते हैं तो L² कैंसिल आउट हो जाएगा, m और T ऊपर जाएगा तो n⁻³ होगा। ये बेसिकली जो है mL/0 T⁻³ B का जो है फर्स्ट के साथ मैचिंग हो रहा है। उसके बाद तीसरा अगर हम देखते हैं, तीसरा बोल रखा प्रेशर ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट का मतलब समझिए, कोई भी क्वांटिटी अगर हम डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड करते हैं उसी को हम ग्रेडियंट कहते हैं। अगर कोई क्वांटिटी टाइम के साथ डिवाइड करते हैं उसको हम रेट कहते हैं। जैसे अगर ये एलईडी जल रहा है तो ये एलईडी को अगर आप टाइम के साथ इंटेंसिटी कम करिए या ज़्यादा करिए तो इसका रेट ऑफ ब्राइटनेस हम बोलेंगे, रेट ऑफ इंटेंसिटी बोलेंगे। लेकिन अगर आप इस एलईडी को यहीं रहने दीजिए और आप चलते हुए दूर जा रहे हैं तो चलते हुए दूर जा रहे हैं तो इंटेंसिटी धीरे धीरे आपको कम दिखेगा कि नहीं, क्योंकि ब्राइटनेस कम होता जा रहा है। तो वो जो चेंज इन इंटेंसिटी है या ब्राइटनेस है वो किसकी वजह से हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट को चेंज करने की वजह से हो रहा है। तो जितना डिस्प्लेसमेंट चेंज करेंगे उतना ही ब्राइटनेस में कम होगा। तो आप जब किसी क्वांटिटी को dx से डिवाइड करते हैं या dy से तो उसको हम ग्रेडियंट कहते हैं। तो प्रेशर है, प्रेशर को अगर हम dP यानी कि चेंज इन प्रेशर को अगर हम dx से करें तो इसी को हम क्या कहेंगे, प्रेशर ग्रेडियंट कहेंगे। तो बेसिकली प्रेशर अपन लेंथ है, प्रेशर इज इक्वल टू द फोर्स अपन एरिया और अपन में लेंथ लिखेंगे। फोर्स का होता है mL/T⁻⁻2, अपन में एरिया नीचे आ जाएगा तो L/3 हो जाएगा, क्योंकि एरिया का L² होता है। तो इसे लिखेंगे mL/-2 और T⁻⁻2, यानी कि जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो C का सेकेंड के साथ मैचिंग हो रहा है। C
सी का सेकेंड के साथ मैचिंग हो रहा है। अब हमारे पास बचा क्या, कंप्रेसिबिलिटी। आपको पता रहना चाहिए कंप्रेसिबिलिटी के इज इक्वल टू 1/बीटा होता है। बल्क मॉडुलस का जब हम रेसिप्रोकल करते हैं तो उसी को हम कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। तो इसको हम 1/बीटा कहते हैं। और बीटा का आपको याद रहना चाहिए, बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस का डेल्टा पी अपन डेल्टा वी बाई वी होता है। ये हमारा बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता है। इसका मतलब नीचे दोनों क्वांटिटी सेम है, तो नीचे डिनोमिनेटर में कोई डायमेंशन नहीं। बल्क मॉडुलस को सिंपली हम प्रेशर के बराबर लिखेंगे, जिसकी वैल्यू फोर्स अपन एरिया होता है। लेकिन हम तो कंप्रेसिबिलिटी का कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी कि कंप्रेसिबिलिटी के इज इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल ए बाई एफ लिखेंगे। ए मतलब एरिया हो गया, एरिया का मतलब एल स्क्वायर हो गया। अपन में फोर्स एम एल टी पे पावर -2 लिखेंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एम पे पावर -1, एल पे पावर 1 और टी पे पावर 2। एम पावर -1 और टी पे पावर 2 और एल पे पावर 1 जो है डी का सेकंड के साथ मैचिंग हो रहा है। डी का सेकंड के साथ अगर मैचिंग हो रहा है, ये सारे ऑप्शन को मैच करेंगे तो आपको ऑप्शन 3 करेक्ट मिलेगा। Question number 9 belongs to rotational motion chapter that is based on moment of inertia topic। इसमें हमें एक यूनिफॉर्म रॉड जिसका मास m है और लेंथ l दे रखा है। तो इसके सेंटर से पास होने वाला एक्सिस जो इसके परपेंडिकुलर है रॉड के, उसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर अल्फा है तो इसको जो है बीच मिड पॉइंट से इसको कट करने के बाद इन दो जो सेक्शन है, दोनों सेक्शन से एक क्रॉस शेप बनाया जा रहा है और वहाँ से सेंटर से पास होने वाला जो एक्सिस है और इस क्रॉस के परपेंडिकुलर लाइन जो है उसके अबाउट पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बताना है कि इन टर्म्स ऑफ अल्फा कितना होगा। अगर ये मिड पॉइंट से कट रहा है, ये रॉड जो है यूनिफॉर्म था, तो लेंथ जो है एल डैश यानी कि l/2 हो जाएगा और मास जो है m डैश यानी कि m/2 हो जाएगा। तो हम इसे लिखेंगे m/2 और इसे लिखेंगे l/2। ये दोनों रॉड जो इंडिविजुअल है उनके मास m डैश और लेंथ l डैश है। अगर हमें ये याद है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी रॉड का उसके मिड पॉइंट से पास होने वाला जो होता है उस आई की वैल्यू जो है ml²/12 होता है। यही फार्मूला जो है हम इसके लिए भी अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे दो रॉड है। अगर इसको 1 बोलते और इसको 2 बोलते तो इसका जो आई है आई डैश इज इक्वल टू लिखेंगे कितना, I1 प्लस I2। लेकिन दोनों अगर आप ध्यान से देखिए, रॉड जो है रॉड परपेंडिकुलर इसके एक्सिस के अबाउट में चाहे कोई भी डायगोनल से लीजिए, किसी भी लाइन के अलाउंग लीजिए, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ही होता है। तो चाहे ऐसा हो रॉड चाहे ऐसा हो, उसके मिड पॉइंट से अगर पास हो रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 ही होगा। ये फॉर्मूला हमें पता रहना चाहिए, यानी कि दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट में सेम होगा। तो बेसिकली हम लिख सकते हैं आई डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ I1 बोले या I2 बोले। अब I1 की वैल्यू अगर हमें लिखना है तो 2 टाइम्स ऑफ m डैश l डैश का स्क्वायर और अपन में 12। सिंपली यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि वही चीज़ है कि एक रॉड से जो एक्सिस पास हो रहा है वो मिड पॉइंट से पास हो रहा है, लेकिन रॉड का मास बदल चुका है m डैश, लेंथ बदल चुका है l डैश, इसीलिए हम यहाँ पे m डैश और l डैश लिखे हैं। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि m डैश की वैल्यू हमें पता है और l डैश की वैल्यू हमें पता है, तो इसे जो है 2 इंटू m डैश की वैल्यू m/2 और l डैश की वैल्यू l/2 का स्क्वायर करेंगे और पहले से अपन में 12 था, यानी कि इसको हम लिखेंगे 2 इंटू m इंटू l स्क्वायर और अपन में 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। तो 8 इंटू 12 लिखेंगे, ये 2 4 टाइम में कैंसिल आउट करेंगे, ml²/4 इंटू 12 लिखेंगे। अगर ध्यान से देखिए, ये ml²/12 जो है बेसिकली अल्फा की वैल्यू है। इसका मतलब जो है हम इतने को बेसिकली अल्फा बोलेंगे और ये अगर अल्फा है तो बचेगा कितना 4।
तो जो नया वाला हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा आई डैश, जो ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट में अल्फा बाई 4 मिलेगा, जो आपको ऑप्शन 1 में दिख रहा है। Question number 10 belongs to ray optics chapter that is based on refraction through curved surface। इसमें हमें एक कर्व सरफेस दे रखा है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 0.4 मीटर है और इन दोनों साइड का मीडियम हमें दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2। यानी कि हमें अगर इसके सामने ऑब्जेक्ट दे रखा है 0.2 मीटर पे तो इसका इमेज बनेगा और आपको वही इमेज का पोजीशन बताना है कि कितना डिस्टेंस होगा और किस साइड होगा। इसके लिए हमें बेसिकली एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है। ये इमेज डिस्टेंस फॉर्मूला होता है इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस। ठीक है, इस फॉर्मूले में आपको जो है यू वी और आर जो भी आपको पता है उसका साइन कन्वेंशन हमें करना होता है और वो साइन कन्वेंशन जो है करने के लिए हम एक इंसिडेंट रे का डायरेक्शन लेंगे। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन हमेशा ये ऑब्जेक्ट है इसलिए हम इस डायरेक्शन में कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो वो निगेटिव। चलिए इसमें हम पुट करते हैं म्यू टू की वैल्यू जो है कौन म्यू टू होगा क्यों कौन म्यू वन होगा, इसमें हालांकि मेंशन कर रखा है लेकिन इस पर हमेशा आप भरोसा नहीं करेंगे। म्यू टू हमेशा वो होगा जिसमें रिफ्रैक्टेड रे होगा, म्यू वन हमेशा वो होगा जिसमें इंसिडेंट रे होगा। तो ऑब्जेक्ट इधर है इसलिए हमने इंसिडेंट रे इधर लिया इसलिए म्यू वन ये है और रिफ्रैक्टिव रे इधर जा रहा है तो इसलिए म्यू टू ये है। तो जो दिया रखा है वही हम यहाँ पे पुट करेंगे। म्यू टू कितना 1.5 अपन में v लिखेंगे माइनस म्यू वन की वैल्यू 1 अपन में u की वैल्यू कितना 0.2। लेकिन ध्यान से देखिए इस सेंटर से हमें लेफ्ट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करना है यानी कि अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे चल रहा है इसलिए यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे। ठीक है, और इक्वल टू म्यू टू यानी कि 1.5 माइनस 1 और अपन में r कितना 0.4 और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट डायरेक्शन में यानी कि हम इन सेम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे चल के मेजर कर रहा है इसलिए प्लस का रहेगा 0.4। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। इसको बेसिकली हम 3/2v लिख सकते हैं। 3/2v माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 0.2 को हम 1/5 लिख सकते हैं और 5 ऊपर चला जाएगा तो सिंपली 5 लिख देते हैं। इक्वल टू यहाँ पे 0.5 बचेगा और अपन में 0.4 बचेगा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो लिखेंगे क्या 3/2v ये 5 इधर चला आएगा और इसको हम 5/4 लिख सकते हैं। इक्वल टू 5/4 माइनस 5 लिखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 3v/2 इक्वल टू ये 4 × 5 20 होगा माइनस का 15/4 लिखेंगे। ये सॉरी b नीचे था। ठीक है, अगर हम इसको v को रेसिप्रोकल करते हैं यानी कि v को इधर भेज दें तो 3 × 4 अपन 2 × 15 इक्वल टू v लिखेंगे और ये माइनस का। अब ये हमारे पास ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसे 3 × 5 टाइम और 2 × 2 टाइम यानी कि हम लिखेंगे कितना माइनस का 2/5 इज इक्वल टू v यानी कि v इज इक्वल टू हमें मिलेगा कितना माइनस का 0.4 मीटर। हमारे पास ये इमेज डिस्टेंस 0.4 मीटर आ गया और यहाँ पे माइनस साइन का मतलब ये है कि यहाँ पे वर्चुअल इमेज बन रहा है। वर्चुअल इमेज का मतलब ये कि ऑब्जेक्ट जो अगर पॉजिटिव आया रहता तो इमेज इधर बनता लेकिन ये निगेटिव आने का मतलब इमेज कहीं इधर बन रहा है। अगर इधर बन रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ा इधर 0.2 यहीं है, इमेज कहीं यहाँ बन रहा है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि कर्व सरफेस से लेफ्ट साइड पे तो 0.4 मीटर लेफ्ट साइड आपको ऑप्शन 3 में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 बिलोंग्स टू एटॉमिक फिजिक्स चैप्टर। इसमें हमें 4 स्टेटमेंट दे रखा और वो चारों स्टेटमेंट को चेक करके बताना है कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग में करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। बेसिकली जब आपको हाइड्रोजन एटम के बारे में बोर मॉडल बताया जाता है तो बोर मॉडल में हमें ये फॉर्मूला पता चलता है कि किसी भी कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल के लिए और किसी भी एटम के लिए हमारे पास जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है
वो -13.6 जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर। जेड का मतलब कौन सा हाइड्रोजन लाइक एटम है उसका एटॉमिक नंबर, और एन का मतलब कौन सा एनर्जी लेवल पे आप एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो हमें जो है स्टेटमेंट ए में दे रखा है कि हाइड्रोजन एटम है, यानी कि हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब n इज इक्वल टू 1 है, और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मतलब z इज इक्वल टू 1 है। क्या इसके बराबर होगा हीलियम आयन के फर्स्ट एक्साइटेड। हीलियम आयन है, हीलियम आयन है तो इसका मतलब z कितना, Z2 है, और हीलियम आयन के फर्स्ट एक्साइटेड का मतलब n इज इक्वल टू 2। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो बेसिकली ये तो सबके लिए सेम होगा। इस केस में हम 1 स्क्वायर अपन 1 स्क्वायर 2 1 स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, और इस केस में हम 2 का स्क्वायर अपन 2 का स्क्वायर करेंगे इक्वल टू 1 आएगा। इसका मतलब दोनों लोगों का सेम एनर्जी लेवल होगा, तो ए जो है वो हम सही कहेंगे। दूसरे स्टेटमेंट बी में पढ़िए। अगर आप बी में पढ़ते हैं तो बी में हमसे बोल रहा है कि हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट, यानी हाइड्रोजन एटम है और ग्राउंड स्टेट है, तो ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल टू 1, हाइड्रोजन एटम मतलब z इज इक्वल टू 1। क्या Li++ आयन का सेकेंड एक्साइटेड के बराबर होगा, लिथियम आयन है और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू, इस केस में हम कितना हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 लेते हैं, ठीक है। तो अगेन देखिए ध्यान से, न्यूमरेटर यानी कि 1/1 हम पुट करेंगे, और यहाँ पे 3 स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर, इसकी वैल्यू अगेन 1 आएगा और इसकी भी वैल्यू 1, मतलब कि ये भी दोनों लोगों का एनर्जी सेम होगा, तो हम बी को कहेंगे सही है, ठीक है। सी को चेक करते हैं। सी बेसिकली हमसे कह रहा है कि हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट, यानी कि हाइड्रोजन एटम अगेन यही स्टेट है, मतलब कि हमारा रेशियो 1 आएगा। और दूसरा बोल रहा है कि हीलियम आयन है लेकिन ग्राउंड स्टेट है। हीलियम आयन का मतलब Z इज इक्वल टू 2 और N इज इक्वल टू, ग्राउंड स्टेट है तो N इज इक्वल टू 1 हम बोलेंगे। तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर अपन 1 का स्क्वायर करेंगे, ये वैल्यू तो 4/1 आएगा, तो इसका मतलब ये दोनों लोग बराबर नहीं है, इनका एनर्जी सेम नहीं है। फोर्थ अगर चेक करते हैं, फोर्थ में हमसे कह रहा है, फोर्थ में है हीलियम प्लस आयन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। हीलियम आयन है प्लस आयन है, इसलिए Z इज इक्वल टू हम लेंगे 2, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, इसका मतलब N इज इक्वल टू 2 रहेगा। अगर हम दूसरे एक एटम को देखते हैं, Li++ आयन है, Li++ है, इसका मतलब Z इज इक्वल टू 3 है, और इनका ग्राउंड स्टेट में बताना है तो n इज इक्वल टू 1 है। तो ऊपर वाले का बेसिकली 2 का स्क्वायर अपन 2 का स्क्वायर मतलब कि 1 आएगा, लेकिन नीचे वाले का 3 का स्क्वायर अपन 1 का स्क्वायर मतलब कि 9 आएगा, और ये C का एनर्जी स्टेट इन दोनों लोगों का सेम नहीं है, मतलब कि हम A और B को करेक्ट कहेंगे, और A और B हमें ऑप्शन 4 में केवल मिलेगा, वही करेक्ट ऑप्शन है। Question number 12 is based on river boat problem which we study in relative motion chapter, जो NCERT में मोशन इन अ प्लेन है। यहाँ पे हमें दे रखा है कि रिवर का जो फ्लो हो रहा है वो वेस्ट टू ईस्ट हो रहा है। पेपर पे हमेशा हमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे बनाते हैं, तो रिवर फ्लो वेस्ट टू ईस्ट हो रहा है, कितना VR बोल सकते हैं 9 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। एक बोट है जो मैक्सिमम स्पीड से वो चल सकता है इन स्टिल वाटर। इन स्टिल वाटर लिखने का मतलब ये होता है कि उसको हम VBR बोलते हैं। VBR का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है। तो ये बेसिकली जो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो 150 डिग्री फ्रॉम द फ्लो ऑफ रिवर है, तो इसका मतलब ये टोटल एंगल हमारा 150 है। हमें पता रहना चाहिए कि अगर ये 90 डिग्री हम बोल रहे हैं, क्योंकि ये बोट है और इसके जस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम यहाँ वाले बैंक पे हम पॉइंट को 90 डिग्री पे अगर कंसीडर करते हैं तो ये हमारा एंगल जो है 60 डिग्री होगा, ये VBR का, ठीक है। ये बेसिकली बोट का एफर्ट है इस डायरेक्शन में। तो ये बोट ऐसे है, ये हाफ मिनट में क्रॉस कर जा रहा है। अगर क्रॉस कर जा रहा है तो आपको ये विथ ऑफ रिवर बताना है कि कितना होगा। इसके लिए आपको एक अप्रोच देते हैं क्या,
कि इस वेलोसिटी का पहले कंपोनेंट तोड़िए। एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा। ऊपर वाला कंपोनेंट हम लिखेंगे वी बी आर कॉस 60 डिग्री। ठीक है। बैंक जो है, सॉरी बोट जो है वो अदर बैंक पे केवल और केवल इसी वेलोसिटी के हेल्प से जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये वेलोसिटी है और टाइम हमें दे रखा है इतना, तो हमें पता रहना चाहिए कि फॉर कांस्टेंट स्पीड हम जो डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्पीड कांस्टेंट है, कोई एक्सेलरेशन है नहीं। ये स्पीड बेसिकली जो है इस वेलोसिटी से इन्फ्लुएंस होगा, वो कम ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे ये कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो हम वी बी आर कॉस 60 डिग्री लिखेंगे। वी बी आर कॉस 60 डिग्री में हमें बेसिकली ये किलोमीटर पर आवर पे दे रखा है कितना, 27 किलोमीटर पर आवर है। तो पहले हम इसे मीटर पर सेकेंड में बदल देते हैं। तो मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होता है किससे, 5/18 से। ये याद रहना चाहिए। 27 इंटू 5/18 अगर हम करते हैं तो ये किलोमीटर पर आवर अब मीटर पर सेकेंड बन गया। और cos 60 की वैल्यू 1/2 लिखेंगे। इसे अगर सिंप्लीफाई करते हैं, 6 3 टाइम में 6 टाइम में और 3 9, यानी कि इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं 9 3 इंटू 5 15 और अपन में 2 और इंटू 1/2, मतलब कि 15/4 मीटर पर सेकेंड हम बोलेंगे। वेलोसिटी ऑफ बोट है ए परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ रिवर, जो इसको अदर बैंक पे पहुंचाएगा। तो ये स्पीड कांस्टेंट है, हम इसमें पुट करेंगे 15 और अपन में 4 मीटर पर सेकेंड इनटू टाइम हमारे पास हाफ मिनट है। तो हाफ मिनट को हम कितना लिखेंगे, 30 सेकेंड लिखेंगे। तो यहाँ 30 होगा। अगर 30 लिखते हैं तो ये 2 से 2 टाइम में कैंसिल आउट होगा। 15 इंटू 15/2 लिखेंगे। इसे हम 5 लिखेंगे अपन 2, जिसे हम लिख सकते हैं 112.5 मीटर हमारे पास ये विथ ऑफ रिवर आएगा। डी का वैल्यू स्मॉल डी, ठीक है, जो आपको ऑप्शन 3 में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13 इज अ मिक्स्ड प्रॉब्लम इन विच वी हैव गिवन, एक हमारे पास यहाँ पे इनफाइनाइट शीट दे रखा है, उसी से अटैच्ड 1 मीटर लेंथ का मासलेस स्ट्रिंग जो है, उससे एक चार्ज्ड पार्टिकल जो है अटैच्ड है, और ये चार्ज पार्टिकल का मास और चार्ज हमें दे रखा है। तो अगर ये चार्ज है और ये भी कंडक्टर है तो ये इसको रिपल्सन करेगा। अगर रिपल्सन कर रहा है लेकिन स्प्रिंग इसके ऊपर टेंशन फोर्स लगा रहा है, तो इनके ऊपर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों फोर्स है, तो इसलिए यहाँ पे इक्विलिब्रियम में मेंटेन होंगे। इसलिए आपको यहाँ पे एंगल जो है 45 डिग्री दे रखा है एट इक्विलिब्रियम स्टेट। आपको बताना है कि इनके ऊपर कितना जो है सिग्मा है, मतलब कि सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू है, वो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो हमें पता रहना चाहिए कि जितने फोर्स लगाते हैं सबसे पहले उसे हम FBT बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम, तो उसे हम बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले अगर इसके पास मास है तो नीचे mg एक फोर्स लग रहा है, हमें दिखाई दे रहा है कि स्प्रिंग अलाउंग द टेंशन फोर्स लगाएगा, एक टेंशन फोर्स लगेगा। ये शीट इसको रिपल्सिव फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, जिसे हम यहाँ पे FE शो करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इस FE की वैल्यू होगी Q इंटू ई। कितना इसके पास चार्ज है और इसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, वही ई हम लिखेंगे। ये फॉर्मूला हमें पता रहना चाहिए, फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू ई लिखते हैं। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह से कितना होता है वो हमें याद रहना चाहिए। तो Q इंटू सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट होता है। किसी इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है चाहे किसी भी डिस्टेंस पे कांस्टेंट होता है, डिस्टेंस इसमें नहीं होता है। तो अगर हमारे पास ये मिल गया तो यही सिग्मा की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। अब इसे हम बैलेंसिंग करेंगे। एक इस टेंशन का कंपोनेंट तोड़ें तो ऊपर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। कंपोनेंट तोड़ने के लिए हमें एंगल चाहिए। अगर ये 45 डिग्री दे रखा है तो ध्यान से देखिए ये जेड बन रहा है। अगर जेड बन रहा है तो जेड बनने से हमारे पास एंगल ये सेम होगा, तो ये 45 डिग्री होगा। अगर ये 45 है तो इधर का कंपोनेंट टी कॉस 45 डिग्री आएगा और इधर का कंपोनेंट टी साइन 45 डिग्री आएगा।
अब अगर ये इक्विलिब्रियम है तो एक साइड का फोर्स अपोजिट साइड के बराबर होना चाहिए, ऊपर वाले का फोर्स नीचे के बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहला इक्वेशन हम लिखेंगे क्या, टी साइन 45, टी साइन 45 डिग्री मस्ट भी इक्वल होना चाहिए किसके, क्यू सिग्मा, क्यू ई के बराबर अभी हम बोल देते हैं, ठीक है। दूसरा ये फोर्स टी कॉस 45, टी कॉस 45 डिग्री की वैल्यू मस्ट भी इक्वल होना चाहिए किसके, एम जी के बराबर होना चाहिए, एम जी के बराबर। अब ध्यान से देखिए ये दो इक्वेशन जो हमें मिले हैं, दोनों को डिवाइड अगर कर देते हैं तो ये टी गायब हो जाएगा और ये साइन 45 कॉस 45 दोनों लोग इक्वल होते, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो LHS में 1 बचेगा। इस mg को इधर लेके आएंगे तो आप सिंपली mg इज इक्वल टू q इंटू ई लिख सकते हैं, और e की वैल्यू आपको पता है यहाँ पे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, तो लिखेंगे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आपको यही सिग्मा कैलकुलेट करना है, तो सिग्मा इज इक्वल टू आपको मिलेगा कितना, m इंटू जी इंटू 2 इंटू एप्सिलॉन और अपन में q, सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको सिग्मा की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखते हैं m की वैल्यू कितना, 100 मिलीग्राम है, तो 100 मिली का मतलब होता है 10⁻³ ये तो हम ग्राम में ले आए, लेकिन केजी में रखना है, सब चीज़ एसआई यूनिट में रखेंगे तो हमें ये एसआई यूनिट में मिलेगा, तो इंटू 10⁻³ फिर से करेंगे तो अब ये केजी में बन गया, इंटू लिखेंगे 2, आपको इसकी वैल्यू पता रहना चाहिए, और दे भी रखा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है, ठीक है। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो गई। अपन में क्यू की वैल्यू हमें, ये जी हमारे पास छूट गया, जी की वैल्यू हमें 10 लेना है, ठीक है। अपन में क्यू की वैल्यू हमें दे रखा है 10 माइक्रो कूलम, तो 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम लिखेंगे। जितने लोग सिंप्लीफाई हो रहे हैं कर दीजिए, ध्यान से देखिए ये 3 और -3 यानी कि इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा ये 10, ये 10 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 100 इसको मल्टीप्लाई कर दे तो हमें बचे मिलेगा क्या, सिग्मा इज इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 885 हो जाएगा, 885 और इंटू में 2 बचेगा, इंटू में 2, सब चीज़ हमने एसआई यूनिट में पुट किया था इसलिए हमें मिलेगा, और ये 10⁻⁻12, 10⁻⁻12 सब चीज़ हमने एसआई यूनिट में पुट किया था इसलिए हमें ये कूलम पर मीटर स्क्वायर में मिलेगा, ठीक है। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू जो है 1770 आएगा, ठीक है इतना, और इंटू में 10⁻⁻12। अब अगर यहाँ से आप 3 जीरो निकालते हैं तो 1.77 लिखेंगे, और 3 जीरो इसको देंगे तो 10⁻⁻9 कूलम लिखेंगे। 10⁻⁹ का मतलब होता है नैनो, इसका मतलब 1.77 नैनो कूलम लिखेंगे, और ये जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू जो है आपको ऑप्शन 2 में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 14 बिलोंग्स टू मैग्नेटिक मटेरियल चैप्टर, जो हमें मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर के बाद मिलता है एनसीईआरटी बुक में। उसमें हमें बताया जाता है कि मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी क्या होता है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होता है। तो बेसिकली इस प्रॉब्लम में हमें मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी और इन किसी भी पैरामीटर के बीच में जो ऑप्शन में दिया हुआ है उन्हीं के बीच में रिलेशन आपको बताना है कि मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी के साथ क्या होता है। आपको बेसिकली याद रहना चाहिए कि जो म्यू की वैल्यू होती है, μ+1 अगर हम करते हैं तो इसकी वैल्यू μr हो जाता है, ठीक है। ये म्यू नहीं होता है, बेसिकली इसे हम चाई बोलते हैं, इसे ऐसे बनाते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी +1 करते हैं तो वो रिलेटिव परमेबिलिटी बन जाता है। सबसे पहले ये सारे पैरामीटर को समझिए होता क्या है। ये बताता है कि किसी भी सब्सटेंस का मटेरियल जो है उस मटेरियल का नेचर कैसा है, जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो कैसा रिस्पॉन्ड करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करेगा या रिपल करेगा या कितने स्ट्रेंथ के साथ अट्रैक्ट करेगा। तो वो बेसिकली उस सब्सटेंस का नेचर बताता है मटेरियल का, जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है। अगर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होगा तब तो उसकी वैल्यू 0 होगा, इसकी वैल्यू निगेटिव या पॉजिटिव होने से या कितना पॉजिटिव है
वो हमें ये बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड में जब हम रख रहे हैं तो उसका रिस्पॉन्ड कैसा आता है। ठीक है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी जो है 3 तरीके का होता है। अगर ये मैग्नेटिक परमेबिलिटी के साथ म्यू नॉट है, इसका मतलब ये है कि ये किसी वैक्यूम में हमें बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे फ्लो करेगा। म्यू एम का मतलब है कि मैग्नेटिक परमेबिलिटी इन अ मीडियम, उस मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड कैसे फ्लो करेगा वो हमें बताता है। म्यू आर का मतलब होता है रिलेटिव परमेबिलिटी, यानी कि किसी मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड कैसे फ्लो कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू द वैक्यूम, इसलिए हम इसे रिलेटिव परमेबिलिटी कहते हैं। तो हमें ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए कि जो हमारे पास रिलेटिव परमेबिलिटी होता है वो बेसिकली किसी मीडियम का परमेबिलिटी और वैक्यूम के परमेबिलिटी के रेशियो के बराबर होता है। तो ये आपको कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं म्यू आर को म्यू एम, किसी मीडियम का म्यू एम बोले या सिंपली हम एम म्यू बोले, तो म्यू अपन म्यू नॉट और इस वन को इधर लेके आएंगे तो -1, और ये चाई की वैल्यू जो है आपको इस तरीके से रिलेटेड मिलेगा। तो मैग्नेटिक पर सस्पेक्टिबिलिटी जो है इस रिलेशन में आपको ऑप्शन 4 में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 15 बिलोंग्स टू सेमी कंडक्टर चैप्टर दैट इज बेस्ड ऑन जेनर डायोड। इस प्रॉब्लम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हम सर्किट को कैसे बनाएंगे। तो हमारा सबसे प्राइमरी काम यही है कि सर्किट को सही से बनाएं। उसे बनाने के लिए हमें पता रहना चाहिए कि जेनर डायोड का काम क्या होता है। जेनर डायोड बेसिकली एक ऐसा डिवाइस होता है जो किसी भी लोड के अक्रॉस वोल्टेज को मेंटेन किया रहता है। तो हमारे पास जो सर्किट है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम ऐसे बनाएंगे कि एक वोल्टेज सोर्स है, ये वोल्टेज सोर्स जो है बेसिकली 25 वोल्ट का है, तो हम ये 25 वोल्ट बना दिए। ठीक है, सीरीज में इसके साथ एक लोड, एक जो है रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, और वो हमने यहाँ पे सीरीज में रेजिस्टेंस को दिखा दिया जिसकी वैल्यू 400 ओम है। 400 ओम है और इसके साथ एक लोड लगा हुआ है, और उस लोड का रेजिस्टेंस हमें नहीं पता है तो उसे हम आर एल कहेंगे। इसी लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जेनर डायोड को कनेक्ट किया जा रहा है। तो जेनर डायोड हमेशा हम पैरेलल में उस लोड के साथ कनेक्ट करते हैं, और वो हमेशा ध्यान रहे कि जेनर डायोड बैटरी से हमेशा रिवर्स बायस में होना चाहिए, क्योंकि जो जेनर डायोड होता है वो काम ही रिवर्स बायस में करता है। तो ये एन टाइप और ये पी टाइप, तो एन टाइप ध्यान से देखिए ऐसे पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो इसका जो ब्रेक डाउन वोल्टेज दे रखा है वो बेसिकली 5 वोल्ट है। ठीक है, 5 वोल्ट का मतलब ये है कि ये हमेशा लोड के अक्रॉस 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया रहेगा। ठीक है, और इसमें हमें इंफॉर्मेशन दे रखा है कि अगर करंट लोड के थ्रू आई एल फ्लो हो रहा है तो उसका 4 टाइम्स ज़्यादा फ्लो हो रहा है किसमें, जेनर डायोड के थ्रू, हम बोल सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ आई एल। ठीक है, अब इतने इंफॉर्मेशन से आपको जो है बताना है कि इस लोड का रेजिस्टेंस कितना होगा और इसमें फ्लो होने वाला करंट की वैल्यू कितनी होगी। तो इसके लिए कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे वो समझिए। अगर हम ये देख सकते हैं कि ये आई एल है और ये 4 आई एल है, तो पक्का है कि इधर से कितना आ रहा होगा, 5 आई एल आ रहा होगा। तो हम बोलेंगे 5 इंटू आई एल है। अब ये जेनर डायोड का काम है कि इस लोड के अक्रॉस जो है वोल्टेज को मेंटेन करना, यानी कि हमेशा 5 वोल्ट मेंटेन किया रहेगा। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता चल गया कितना, 5 वोल्ट। अगर यहाँ का वोल्टेज 5 वोल्ट है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में यहाँ का वोल्टेज और प्लस यहाँ का वोल्टेज दोनों का सम होना चाहिए। ठीक है, तो अगर 5 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हो गया तो बचा हुआ 20 वोल्ट यहाँ ड्रॉप होगा, तो यहाँ का वोल्टेज हमें पता चल गया 20 वोल्ट है। ठीक है, अगर यहाँ का हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया और करंट की वैल्यू इतना है, तो हम I इज इक्वल टू वी अपन आर लिखते हैं। तो I में हम 5IL लिखेंगे। 5IL इज इक्वल टू V की वैल्यू कितना, 20 वोल्ट, और R रेजिस्टेंस की वैल्यू 400 ओम लिखेंगे। अब ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके बेसिकली जो है 1/20 आ जाएगा। अगर 1/20 आया तो IL इज इक्वल टू लिखेंगे 1/5 इंटू 20, जिसे हम 100 एम्पियर लिखेंगे। इसमें 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 अपन 1000 लिखेंगे,
और इस 1000 की वजह से ये अभी हमें एम्पियर में मिला, तो ऊपर लेके जाएंगे तो इसे 10⁻³ जिसे हम मिली एम्पियर बोल सकते हैं। तो 10 मिली एम्पियर जो है IL की वैल्यू आपको ऑप्शन 1 में मिलता है, और वही जो है बस वहीं पे 10 एम्पियर मिली एम्पियर है, तो वही करेक्ट है। लेकिन अगर हम RL की वैल्यू भी कैलकुलेट करना है तो कर लेते हैं। RL इज इक्वल टू V/IL लिखेंगे। V हमें कितना दे रखा है, ये 5 वोल्ट मेंटेन ही रखना है, और IL की वैल्यू कितना, IL की वैल्यू 1/100, 1/100 एम्पियर अगर हम रखते हैं तो 100 ऊपर चला जाएगा, और 500 ओम ये लोड का रेजिस्टेंस आपको उसी ऑप्शन 1 के साथ दिखेगा। तो करेक्ट ऑप्शन 1 है। क्वेश्चन नंबर 16 इज अ डायमेंशनल एनालिसिस, जिसमें हमें रियल गैस का इक्वेशन दे रखा है। इस इक्वेशन में आपको ए और बी का वैल्यू कैलकुलेट करके इस इक्वेशन के फॉर्मेट में पुट करना है, और इसके अकॉर्डिंग बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन से पैरामीटर का ये डायमेंशन इसके बराबर आएगा। आपको पता रहना चाहिए, और दे भी रखा है कि पी का मतलब यहाँ पे गैस इक्वेशन में प्रेशर होता है, ये वॉल्यूम है, और ये RT कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, और ये टेम्परेचर है। ठीक है, हालांकि हमें ये पता रहना चाहिए बस क्या कि एक होमोजीनियस प्रॉपर्टी होता है। होमोजीनियस प्रॉपर्टी का मतलब यही होता है कि दो या दो से ज़्यादा डायमेंशन को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब वो दोनों पैरामीटर का डायमेंशन सेम हो। तो यहाँ पे इसका पैरामीटर इसके बराबर होना चाहिए, इसका पैरामीटर इसके बराबर होना चाहिए, और इसी के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ए बी की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो देखिए ध्यान से, P प्लस P मस्ट भी इक्वल होना चाहिए A/V के स्क्वायर। अब ये प्रेशर होता है, प्रेशर का जो डायमेंशन होता है M पे पावर L, ML पे पावर -1 और T पे पावर -2, फोर्स अपन एरिया करके कैलकुलेट कर लेंगे, और इनटू में ये वॉल्यूम का स्क्वायर है, यानी कि हम ऐसे लिख देते हैं इक्वल टू A/L³ का हम स्क्वायर करेंगे। इसको L पे पावर 6 और इधर लेके आएंगे तो ML पे पावर 5 हो जाएगा प्लस का, और T पे पावर -2, ये हमें A की वैल्यू मिल गई। अब हम B की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और ध्यान से देखिए B वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए, तो बस हमें पता चल गया कि B जो है L³ के बराबर होगा। अब इन दोनों की वैल्यू हम इस फॉर्मेट में रखेंगे, यानी कि A की वैल्यू कितना है, L पे पावर 5, T पे पावर -2, और दूसरा हमारे पास है B पे पावर -2, यानी कि L पे पावर 3 पे पावर -2 लिखेंगे, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे। M ये L पे पावर -6 प्लस 5 जो है माइनस का 1 बनेगा, -1, T पे पावर -2। ये हमारे पास जो डायमेंशन है इसके अकॉर्डिंग ये हम कैलकुलेट कर लिए। अब हम बारी बारी दिए गए ऑप्शन को चेक करेंगे। तो चेक करने में सबसे पहला ही हमें दे रखा है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है कि कोई भी एनर्जी अपन वॉल्यूम, तो एनर्जी का हमें याद करना चाहिए ml² T पे पावर -2, और अपन में वॉल्यूम का मतलब होता है L³। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो M और L ऊपर चला जाएगा, तो L पे पावर -1 और T पे पावर -2, यानी कि पहला वाला ही ऑप्शन हमें मैच करता हुआ दिख रहा है। तो हम बोलेंगे कि इसका जो डायमेंशन है वो आपको एनर्जी डेंसिटी के बराबर, यानी कि ऑप्शन 1 में मिलता है। बाकी में जो हमें दे रखा है, एक में कंप्रेसिबिलिटी दे रखा है। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है 1/बल्क मॉडुलस होता है। बल्क मॉडुलस का आपको फॉर्मूला पता रहना चाहिए कि डेल्टा P माइनस का, और अपन में डेल्टा V/V होता है। तो यहाँ डिनोमिनेटर में तो डायमेंशन लेस नज़र आता है, यानी कि बीटा का जो हमें डायमेंशन दिखाई देता है वो प्रेशर के बराबर, यानी कि फोर्स अपन एरिया। बट कंप्रेसिबिलिटी रेसिप्रोकल होता है इसके, तो कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू A/F करेंगे, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसके बराबर नहीं आएगा। एक हमें दे रखा है प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट के लिए आप E इज इक्वल टू H न्यू पे जाएंगे, जो आपको डुअल नेचर ऑफ लाइट में बताता है। यहाँ पे ये हमें H का कैलकुलेट करना है।
ये बेसिकली न्यू को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिसे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड। ये टाइम को इधर एनर्जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद भी एक ऑप्शन है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 17 बिलोंग्स टू ईएम वेव चैप्टर। इस प्रॉब्लम में दिया गया है कि एक लाइट वेव जो है इस प्लेन के अलॉन्ग मूव कर रहा है और बताना है कि उसका जो प्रोपोगेशन होगा एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम बेसिकली जो है हमें पता रहना चाहिए कि अगर ये प्लेन का इक्वेशन होता है तो इसका जनरल फॉर्मेट होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये एक नॉर्मल टू द प्लेन का इक्वेशन होता है। इसमें अगर आप कंपेयर करें तो आपको मिलेगा a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1। तो एक वेक्टर जो इसके अलॉन्ग होगा उसे हम लिखेंगे 1 i कैप प्लस 1 j कैप प्लस 1 k कैप। यही वेलोसिटी वेक्टर होगा जो वो वेव इसके अलॉन्ग प्रोपोगेट कर रहा होगा। मतलब कि जो लाइट है बेसिकली x में 1 है, y में 1 है और z में 1 है, तो तीनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वेलोसिटी वेक्टर कहीं ऐसे बीच में होगा, ठीक है। अगर ये ऐसे है तो आपको बताना है कि x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो अगर आपको x एक्सिस के साथ बनाना है तो आपके पास दूसरा वेक्टर है x, जिसकी वैल्यू जो है 1 आई कैप ले सकते हैं, क्योंकि आई कैप यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। तो अगर आपको पता हो कि ए डॉट बी करने से हमें मिलता है ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, वही काम यहाँ पे हम करेंगे कि वी वेक्टर और डॉट एक्स वेक्टर जब आप करेंगे तो वी एक्स कॉस थीटा लिखेंगे और इसमें हमें सब चीज़ पता है, बस थीटा कैलकुलेट करना है। दो लोगों का डॉट प्रोडक्ट करना है तो डॉट प्रोडक्ट में सेम कैप का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहाँ केवल 1 आई कैप है तो हम 0 जे कैप लिख सकते हैं और 0 के कैप लिख सकते हैं। यानी कि ये जो एडिशनल है अपने मर्जी से, क्योंकि मैग्नीट्यूड 0 है तो आई कैप का आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, प्लस 1 इंटू 0 करेंगे, 1 इंटू 0 करेंगे तो 0 प्लस 0 आएगा। तो ये हमारा LHS आ गया। RHS में बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ V इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ X। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना, इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट में 1 प्लस 1 प्लस 1 करेंगे, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से आता, तो अंडर रूट 3 लिखेंगे। अंडर रूट में x का मैग्नीट्यूड सिंपली 1 ही होगा और cos थीटा थीटा में कैलकुलेट करना है। इसकी वैल्यू 1, तो 1/√3 इज इक्वल टू कॉस थीटा, मतलब कि थीटा इज इक्वल टू हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3। इसका मतलब जो लाइट प्रोपोगेट कर रहा है ऐसे वो एक्स एक्सिस के साथ कॉस इनवर्स 1/√3 बनाएगा, जो आपको ऑप्शन 4 में दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 18 इज अ मिक्स्ड प्रॉब्लम। यहाँ पे हमें जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का कमांड रहना जरूरी है, तब हम इसको अप्रोच कर सकते हैं। समझिए, एक मेटेलिक प्लेट है, उसके ऊपर एक मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट हो रहा है, यानी कि जब ये इंसिडेंट होगा तो इसका वर्क फंक्शन हमें फाई दे रखा है, फाई, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा और वो इलेक्ट्रॉन सीधी जो है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ ऐसे चल रहा है, बट इनके सामने जो है ऐसे मैग्नेटिक फील्ड मिल जा रहा है। जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ऐसे थ्रू आउट द रीजन में पूरा सफिशिएंट है। तो ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लग रहा है और कर्वी लीनियर पाथ को फॉलो करके वापस आ रहा है। जब वापस आ रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगेन एक दूसरे पॉइंट पे हिट कर रहा है। तो ये दोनों पॉइंट का नाम दे रखा है, जहाँ से निकल रहा है उसको ए बोल रहा है, जहाँ पे हिट कर रहा है वापस से उसको बी बोल रहा है। इन दोनों के डिस्टेंस जो है उसे एक्स कह रहा है और इसी को आपको कैलकुलेट करना है कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। इसके लिए हमें
छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन पता रहना चाहिए। सबसे पहली बात, जब हमें ये मोनोक्रोमेटिक लाइट को इंसिडेंट कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो उसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बेसिकली के ई मैक्स हम ऐसे लिखते हैं एच सी बाई लैम्डा माइनस 5, ठीक है। इतना इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा। जब ये इंटर करेगा तो इसका बेसिकली पाथ जो है ऐसे ऐसे आएगा और ऐसे सेम ही सर्कल बना करके वापस ऐसे निकलेगा, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस होगा तो याद होगा ऐसे ही कि जहाँ से अगर सफिशिएंट मैग्नेटिक फील्ड होता है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा इसके ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, तो जहाँ से शुरू करता है वहीं से खत्म करता है, ठीक है। तो जैसे इंटर किया मैग्नेटिक फील्ड में वैसे ही खत्म करेगा, यानी कि सेमी सर्कल ही बनता है, ठीक है। अगर ये सेमी सर्कल बनना है तो ये बेसिकली रेडियस फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक पाथ हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा। और इस रेडियस का फॉर्मूला हमें याद रहना चाहिए, R इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी होता है, ठीक है। ये रेडियस हो गया। अगर हम इस रेडियस को कैलकुलेट कर लें तो रेडियस का डबल करेंगे, ये एक्स हमें आ जाएगा जो हमें कैलकुलेट करना है। तो ये काइनेटिक एनर्जी हमें पता है, हमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना होता है यहाँ पे कि अगर आप इस रेडियस को ध्यान से देखिए तो रेडियस की वैल्यू जो है एम वी बाई क्यू बी है, जिसे हम न्यूमरेटर में मोमेंटम लिख सकते हैं और अपन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन यानी कि ई और मैग्नेटिक फील्ड बी लिख सकते हैं। अब ये आपको मैकेनिक्स में बताया जाता है रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। तो आपको ऐसे याद रहना चाहिए कि मोमेंटम इज इक्वल टू √2 काइनेटिक एनर्जी इनटू मास ऑफ दैट पार्टिकल, ऐसे ही बोलते हैं तो याद रहता है। P इज इक्वल टू √2 किलोमीटर, के का मतलब काइनेटिक एनर्जी और m का मतलब मास ऑफ पार्टिकल। अब इसका मतलब ये है कि ये P की जगह हम √2 km लिख सकते हैं। तो R इज इक्वल टू √ में 2 k इंटू एम और अपन में E इंटू बी। लेकिन ये k की जगह ध्यान से देखिए एच सी बाई लैम्डा माइनस 5 हो जाएगा, तो लिखेंगे कितना एच सी बाई लैम्डा माइनस 5 और इंटू में एम यहाँ पे फॉर्मूले में था, ठीक है। अब ये r की वैल्यू हमारे पास आ गया तो r का डबल करने पे x मिलेगा, x इज इक्वल टू 2 इंटू आर है। मतलब ये पूरे डेटा के साथ जो है हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को अंदर भेजेंगे तो 4 बन जाएगा और 4 इंटू 2 जो है 8 हो जाएगा। तो r इज इक्वल टू √ में 8 एच सी बाई लैम्डा माइनस 5 और अपन में यहाँ पे मास m और अपन में E इंटू बी। यही आपको ये x की वैल्यू मिल जाती है और ये आपको ऑप्शन जो है 2 में दिख जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर या बाहर आप कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर दे रखा है, लेकिन होगा अंदर ही। क्यों? क्योंकि हमेशा जो है अगर वेलोसिटी इधर है तो v क्रॉस b करते हैं तो ऐसे जो है ऊपर की तरफ फोर्स आ रहा है, तो ये जो फोर्स आता है वो पॉजिटिव चार्ज के लिए होता है। ये इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज यानी कि नीचे की तरफ होगा। जैसे नीचे की तरफ है तो हर वक्त फोर्स ऐसे जो है इसको पाथ को ऐसे कर्वीलिनियर बना देगा। यहाँ आते आते इसका जो मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया तो अब ये सीधे ही चलेगा तो पॉइंट बी पे हिट करेगा। ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 बिलोंग्स टू रे ऑप्टिक्स चैप्टर। इसमें एक कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है और 30 सेंटीमीटर दूर जो है एक स्लैंटेड ऑब्जेक्ट है ए बी, जिसका ये डायमेंशन इस तरीके से लिखा हुआ अल्फा एंगल पे है। तो इसका जो इमेज बन रहा है लिखा हुआ है कि अपोजिट साइड में बन रहा है, तो बताना है कि कितने एंगल पे इस प्रिंसिपल एक्सिस से बन रहा है, ठीक है। अगर अपोजिट साइड ना लिखा हो तब भी हम बता सकते हैं कि अपोजिट साइड ही बनेगा। अब यहाँ पे हमें ये मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला याद रहना चाहिए। बेसिकली हम इस ऑब्जेक्ट को 2 कंपोनेंट में तोड़ेंगे, एक वर्टिकल और एक अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ये ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन होता है V/U और HI/H0। ये इन केस ऑफ लेंस है। जब आप जो है इसी फॉर्मूले को मिरर के लिए देखते हैं तो यहाँ पे आपको माइनस नजर आएगा, यहाँ पे आपको माइनस नजर आएगा। इसे हम लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन कहते हैं। अभी हम कैसे यूज करेंगे इसे वो समझ सकते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये अगर एक इमेज बन रहा है 2 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर का ऊपर, तो आपको उसका इमेज बनाना है।
इमेज कहीं यहाँ पे बन रहा होगा, लेकिन हम कैलकुलेट करके देखते हैं। हमें फॉर्मूला पता रहना चाहिए कि v इज इक्वल टू यू एफ अपन यू प्लस एफ लिखते हैं, ठीक है। आप जो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u ऐसा लिखते हैं मिरर के केस में, और लेंस के केस में माइनस, वो भी सही है, बट इधर उधर करेंगे माइनस साइन इधर उधर हो सकता है, रेसिप्रोकल करने में भी गलती हो सकता है। ये सीधे सीधे याद रखिए कि अगर आपको इमेज कैलकुलेट करना तो उफ अपन उफ बोलिए, याद रहेगा, ठीक है। उस फॉर्मूले में मिरर के केस में प्लस होता है तो यहाँ माइनस आएगा। ये लेंस है, लेंस के केस में उस फॉर्मूले में आपको निगेटिव दिखता है तो यहाँ पे प्लस दिखेगा, ठीक है। अब इसमें साइन कन्वेंशन के साथ पुट करेंगे। यू कितना है 30 सेंटीमीटर, लेकिन यू हमेशा निगेटिव लेते हैं और ये लेफ्ट साइड में है इसलिए माइनस का, ठीक है। आपको याद रहना चाहिए कि इसको एकदम हम कोऑर्डिनेट एक्सिस की तरह देखते हैं, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव और नीचे निगेटिव, तो लेफ्ट में इसलिए माइनस का। एफ का मतलब 20 है। जो कॉन्वेक्स लेंस का फोकस होता है वो राइट साइड में होता है, तो इधर क्या है इसलिए प्लस का, तो 20 अपन में -30 और प्लस का 20, ऊपर जो है माइनस का 600 दिखेगा और नीचे माइनस का 10, तो ये प्लस का 60 सेंटीमीटर। प्लस का मतलब ये कि इमेज राइट साइड में इधर है और कितना दूर है 60 सेंटीमीटर अवे है, तो ये 60 सेंटीमीटर आ गया। ये हमारे पास बेसिकली इस पॉइंट का आया है, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करना कि इस ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है, तो इमेज का हाइट कितना होगा। उसके लिए हमारे पास ये मैग्नीफिकेशन हमें फॉर्मूला बताता है क्या, v/u इज इक्वल टू h/hi अपन h0, ठीक है, HO बोलते हैं। दोनों मैग्नीफिकेशन इसके बराबर है तो हम दोनों को आपस में बराबर कर सकते हैं और इसमें भी हम साइन कन्वेंशन पुट करते हैं, ठीक है। v का मतलब प्लस का 60 प्लस 60 और u का मतलब माइनस का 30 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज कितना, हाइट ऑफ इमेज हमें कैलकुलेट करना है, HI कैलकुलेट करना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना 2 सेंटीमीटर, तो जब हम इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे ये माइनस का 2 है, इसका मतलब HI इज इक्वल टू माइनस का 4 सेंटीमीटर है। इमेज का हाइट जो है वो 4 सेंटीमीटर आ रहा है और माइनस का मतलब नीचे की तरफ है, इसका मतलब जो ये वाला कंपोनेंट है उसका कंपोनेंट इधर बनना है कितना 4 सेंटीमीटर का। ये हमारे पास बेसिकली इमेज का ये वाला पोर्शन है इसका, ठीक है। अब जो है हमें ये कैलकुलेट करना होगा कि ये छोटा सा लेंथ जो 1 सेंटीमीटर का है इसका भी ये कंपोनेंट बनेगा, ठीक है। तो इस कंपोनेंट के लिए हम इस मैग्नीफिकेशन का इस्तेमाल करेंगे, समझिए कैसे। dv इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, du इंटू यू स्क्वायर, सॉरी वी स्क्वायर और अपन में यू स्क्वायर। इसमें ध्यान से देखिए ये छोटा सा इमेज का लेंथ है वो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस के लिए हम लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कंडीशन रहना चाहिए कि जो इमेज का लेंथ होना चाहिए वो बहुत बहुत छोटा होना चाहिए। तो देखिए पूरा 30 सेंटीमीटर है, उसके कंपैरिजन में ये 1 ही सेंटीमीटर है, इसीलिए ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेंथ जो है वो छोटा है, कितना 1 सेंटीमीटर है। ब्रैकेट में v की वैल्यू कितना 60 है तो 60 का स्क्वायर लिखेंगे और u कितना है 30 है, 30 का u स्क्वायर लिखेंगे यानी कि होल स्क्वायर लिख देते हैं। तो 1 सेंटीमीटर इंटू ये वैल्यू 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो इसका मतलब 4 सेंटीमीटर आएगा dv। जो इमेज का लेंथ आ रहा है, इमेज का लेंथ वो कितना 4 सेंटीमीटर का बन रहा है। और ये ध्यान से देखिए पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब है जैसे ऑब्जेक्ट का ओरिएंटेशन था वैसे ही इमेज का ओरिएंटेशन होगा, अगर निगेटिव आता तो उसको हम अपोजिट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे है कि अगर ऑब्जेक्ट का एरो राइट साइड में है तो इसका मतलब इमेज का भी एरो राइट साइड में होगा, कितने लेंथ का 4 सेंटीमीटर का, तो हम यहाँ पे ऐसे बनाएंगे और ये 4 सेंटीमीटर होगा। इन दोनों लोगों का जो कंपोनेंट होगा रिजल्टेंट कुछ ऐसा ये आएगा, तो यही हमारा इमेज का डायग्राम है। जो ए बी यहाँ पे है इसे हम ए डैश और बी डैश कहेंगे। इसी का एंगल बताना है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस से कितने एंगल पे है, तो ये थीटा अगर आपको बताना है
तो ये थीटा आप देखिए ध्यान से, ये लाइन को इधर लेते जाइए, तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, तो 4 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर लिखेंगे, 1 आएगा। थीटा की कौन से वैल्यू पे आता है, 45 डिग्री पे आता है, लेकिन गलती से आंसर में ये लगा मत दीजिएगा क्योंकि ये एंगल पॉजिटिव आया, और मैथमेटिक्स में आपको बताया जाता है कि पॉजिटिव एंगल को मेजर करने के लिए हम एंटी क्लॉकवाइज में चलते हैं, और जब हम निगेटिव में चलते हैं तो निगेटिव के लिए क्लॉकवाइज होता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस से हमने ये इसको थीटा बोला है, तो ये बेसिकली हम क्लॉकवाइज में चल रहे हैं, तो प्लस का नहीं, ये माइनस का 45 डिग्री लिखेंगे। अगर आपको प्लस वाला लिखना होगा तब तो वो एंगल ये आ जाएगा, जो हमारे पास पॉजिटिव एंगल है वो ये आ जाएगा, जबकि हमने थीटा इसको बोला है, इसलिए -45 डिग्री आपको फोर्थ ऑप्शन ही टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 20 बिलोंग्स टू रोटेशनल मैकेनिक्स चैप्टर। इसमें हमें एक व्हील दे रखा है जिसके ऊपर एक स्ट्रिंग, लाइट स्ट्रिंग को बाउंड किया गया है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली जो है ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, इसको जब 20 न्यूटन फोर्स से खींचा जा रहा है तो ये बेसिकली रोटेट करेगा। सीन ऐसा है कि आप इसको व्हील समझ लीजिए और इसके ऊपर ऐसे रस्सी को लपेटा गया है, तो अगर हम रस्सी को ऐसे खींचते हैं तो ये बेसिकली ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है। तो जब आप ऐसे खींचते हैं तो ये रोटेट करने लगेगा, उसे एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगा। बेसिकली ये हम प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा जनरेटर या कोई मैनुअल मोटर को ऑन करने के लिए ऐसा काम करते हैं, ठीक है। तो ये जब 20 न्यूटन से खींचा जा रहा है तो इनिशियली ये रेस्ट में था, जब ये रस्सी को 1 मीटर खींच लिया जा रहा है तो बताना है कि आपको इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कैलकुलेट करने के लिए कई सारे अप्रोच हैं, हम यहाँ पे बेसिकली जो एनएलएम में जैसे कैलकुलेट करते थे उसी को मैनिपुलेशन से करेंगे। समझिए, सबसे पहले हमें पता रहना चाहिए, जैसे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है लीनियर मोशन, ट्रांसलेशन मोशन में, वैसे रोटेशनल मोशन में हमें टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा मिलता है, ठीक है। अगर आई इंटू अल्फा है तो ये टॉर्क का फॉर्मूला हमें पता है, फोर्स इंटू आर परपेंडिकुलर होता है इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। यहाँ से हम अल्फा कैलकुलेट कर लेंगे, क्यों कैलकुलेट कर लेंगे वो समझिए। हमें पता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 AS होता है। सिमिलरली उसी तरीके से हमें सर्कुलर मोशन में बताया जाता है ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू थीटा। देखिए उसी तरीके का ये फॉर्मूला है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS, ठीक है। सबका नोटेशन जो है रोटेशन मोशन में अलग होता है। तो इसमें हमें अगर ये इनिशियली रेस्ट में था तो ये ओमेगा इनिशियल पता है कि 0 है, इसका मतलब ओमेगा फाइनल जो हमें कैलकुलेट करना है, ओमेगा फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू लिखेंगे कितना, 2 इंटू अल्फा इंटू थीटा। अब एक एक करके कैलकुलेट करेंगे। ये अल्फा कैलकुलेट करने के लिए हम इसका हेल्प लेंगे। समझिए ये कैसे लिखेंगे, फोर्स हमें पता है कितना, ये 20 न्यूटन है। रोटेशन इसका हो रहा था किधर, ऐसे सेंटर के अबाउट में, तो एक्सिस ये सेंटर से पास हो रहा है, रोटेशन ऐसा हो रहा है, तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही हुआ जहाँ फोर्स का पॉइंट ऑफ अप्लीकेशन होता है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको आर दे रखा है कितना, 10 सेंटीमीटर। तो फोर्स की वैल्यू लिखेंगे 20 न्यूटन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, 10/100 मीटर, 10/100 इज इक्वल टू, ये आई बेसिकली क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो इस एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, ये पूरा डिस्क के तरह नहीं है, एक व्हील के तरह है, तो आपको रिंग कंसीडर करना है, और इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट में mr स्क्वायर होगा, mr स्क्वायर इंटू अल्फा को कैलकुलेट करना है। ये 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 बचेगा 2mr स्क्वायर, 2 मास कितना है 10 kg, आर कितना है 10/100 मीटर, तो ये ऐसे mr स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू अल्फा हमें मिल जाएगा। अब इसको 0 से 0 कैंसिल आउट करें, 0 से 0 यानी कि अल्फा इज इक्वल टू हमें मिले, सॉरी ये यहाँ पे 0 0 कैंसिल आउट हुआ तो नीचे 100 मिल गया, 100 मिला तो 10 जो है नीचे बचा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर इसलिए ऊपर जाएगा, तो ये 20 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर एंगुलर एक्सेलरेशन मिल गया, जो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। अब थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे वो समझिए।
हमें ये दे रखा है कि इसको जो अनबाउंड किया जा रहा है वो कितना है, 1 मीटर लेंथ है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका सर्कमफ्रेंस, ऐसे समझिए अगर कोई पहिया होता तो वो चलता तो कितना दूर चला है, 1 मीटर चला है, ठीक है। तो इसका मतलब जो सर्कमफ्रेंस आपको पता है, डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं कितना, d इज इक्वल टू 1 मीटर है। तो वो d हमें कैलकुलेट करना बताया जाता है कि 2πr, ये तो पूरा सर्कमफ्रेंस हो गया, इंटू एन कर देंगे, कितना चक्कर लगाया वो हमें पता चल जाएगा। एक सर्कमफ्रेंस ये है, कितना चक्कर लगाया उससे मल्टीप्लाई करते तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड आ जाता है। तो टोटल लेंथ को हम टोटल डिस्टेंस के जैसे ट्रीट कर रहे हैं, तो d इज इक्वल टू कितना, 1 मीटर इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू कितना, 10/100 इंटू एन लिखेंगे, यही हमें कैलकुलेट करना है तब, ताकि हमें यहाँ से नंबर ऑफ रोटेशन पता चल जाए। तो ये 0 से 0 2/5 यानी कि 5/पाई, एन इज इक्वल टू 5/पाई। इतना चक्कर लगाया, ठीक है, इतना चक्कर लगाया। एक चक्कर में एंगल कितना होता है, एक चक्कर में एंगल होता है 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई होता है। तो कितना चक्कर लगाया, 2 पाई एन इंटू एन इज इक्वल टू, हमें कितना मिला, 2 पाई एन। इतना एंगल कवर होगा कितने टाइम में, ये थीटा। हमें टोटल थीटा अगर हमें पता करना है तो एक चक्कर में 2 पाई एंगल है, और कितना चक्कर लगाया, एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एन की वैल्यू हम लिखेंगे कितना, 5/पाई। तो 2 इंटू पाई इंटू 5/पाई इज इक्वल टू थीटा। ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 10 रेडियन मिलेगा। इसका मतलब इसको 1 मीटर खींचने से ये कितना रोटेट किया, 10 रेडियन। वही यहाँ पे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जगह अप्लाई करेंगे। तो ओमेगा फाइनल हमें कैलकुलेट करना है, इक्वल टू 2 इंटू अल्फा की जगह 20, ऐसा यूनिट में है थीटा। जब भी थीटा आपको किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के अंदर ना मिले, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की जगह, यानी कि थीटा जब बाहर आपको मिले तो कभी भी डिग्री में मत रखिए, वो रेडियन में रखते हैं, ठीक है। और ये रेडियन में ही है तो यहाँ 10 रखेंगे। 2 इंटू 2 4 और डबल 0 तो 400 आएगा। ये ओमेगा फाइनल स्क्वायर की वैल्यू है, हमें कैलकुलेट करना ओमेगा फाइनल, यानी कि √400 की वैल्यू 20 रेडियन पर सेकेंड। इसका मतलब जब इसे हम 1 मीटर खींच लेंगे तो इसके पास एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा कितना, 20 रेडियन पर सेकेंड, जो आपको ऑप्शन 3 में दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 21 बिलोंग्स टू काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस चैप्टर। इस प्रॉब्लम में बेसिकली आपको दो टाइप का गैस दिया हुआ, एक मोनो एटॉमिक और दूसरा पॉली एटॉमिक। मोनो एटॉमिक गैस और पॉली एटॉमिक गैस का वो जो ट्रांसलेशन और रोटेशनल और वाइब्रेशन उनका मोड है वो दे रखा है। आपको बताना है कि स्पेसिफिक हीट रेशियो जो होता है, स्पेसिफिक हीट रेशियो बेसिकली हम उसको पॉइजन्स रेशियो कहते हैं, जिसका फॉर्मूला याद रखना है CP/CV होता है। CP के इज इक्वल टू बेसिकली FR/2 प्लस R होता है, और CV इज इक्वल टू FR/2 होता है। R गैस कांस्टेंट होता है, लेकिन F को हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब वही होता है जो आपको बताता है कि कोई भी मॉलिक्यूल कितने तरीके से वो काइनेटिक एनर्जी को गेन कर सकता है। तो समझिए अगर हम यहाँ पे ये कैलकुलेट करना चाहते हैं दो तरह के गैसेज के लिए, तो ए का दे रखा है ट्रांसलेशनल 3T है, तो इसका मतलब इसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 3 है, F इज इक्वल टू 3 लिखेंगे। दूसरा बी के लिए दे रखा है 3T प्लस 3R और एक वाइब्रेशनल। ये ट्रांसलेशनल 3 है, यानी कि ट्रांसलेशनल 3 मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, लेकिन ये 1 वाइब्रेशनल मोड लिखा है। 1 वाइब्रेशनल मोड का मतलब होता है 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको कंसीडर करना होता है। ये क्यों ऐसा है हमने डिटेल में आपको वीडियो में बता रखा है, वो वीडियो आप देख सकते हैं कि ये कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसलिए हमने उस पर डिग्री ऑफ फ्रीडम टॉपिक के ऊपर पूरा फुल वीडियो डाल रखा है, ठीक है। तो ये हम F इज इक्वल टू 2 लेंगे, तो इसका टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है टोटल कितना, 3 + 3 6 + 2 8 लेंगे, ठीक है। अब वही हम कैलकुलेट करेंगे, तो गामा
ए इज इक्वल टू लिखेंगे कितना, सी पी, सी पी बाई सी बी। सी पी की वैल्यू कितना, यहाँ एफ की जगह 3 रहेगा, तो 3r/2 प्लस आर, और अपन में सी बी की वैल्यू कितना, सी बी की वैल्यू FR/2 यानी कि 3r/2। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना, 2r यानी कि 5r/2 अपन 3r/2, r/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5/3 आएगा किसका, गामा ए की वैल्यू। ठीक है, दूसरा कैलकुलेट करते हैं। अगर हम गामा बी की वैल्यू कैलकुलेट करें तो गामा बी इज इक्वल टू, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 8 है, इसका मतलब सी पी इज इक्वल टू 8r/2, 8r/2 प्लस आर अपन में 8r/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इधर, 10r/2 अपन में 8r/2, r/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10/8 बचेगा, और 10/8 को हम लिख सकते हैं कितना, 5/4। ये गामा बी की वैल्यू है। गामा ए बाई गामा बी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। गामा ए बाई गामा बी इक्वल टू, दोनों लोगों को डिवाइड कर दीजिए, 5/3, 5/3 और अपन में कितना, अपन में 5/4, अपन 5/4, तो इसकी वैल्यू आएगी 4/3। ये गामा ए बाई गामा बी की वैल्यू है, लेकिन वो हमें फॉर्मेट दे रखा है कि गामा ए बाई गामा बी इज इक्वल टू 1 प्लस 1/n होना चाहिए। तो ये n को बताना है कि इंटीजर वैल्यू कितना होगा। अगर इसकी वैल्यू इतना है तो हम लिखेंगे 1 प्लस 1/n इज इक्वल टू 4/3। इस 1 को इधर लाएंगे तो 1/n इज इक्वल टू 4/3 माइनस 1, जिसे हम लिखेंगे कितना, ये 1/3 आएगा, यानी कि n इज इक्वल टू 3। यही हमारा इंटीजर वैल्यू आंसर में होगा 3। क्वेश्चन नंबर 22 बिलोंग्स टू रेक्टिलिनियर मोशन चैप्टर, या फिर हम इसे वन डायमेंशनल या फिर मोशन इन 1D कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन उससे बिलोंग करता है। एक पर्सन है जो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, वेलोसिटी v1 5 मीटर पर सेकेंड है x डिस्टेंस के लिए, और उसी जर्नी में बचा हुआ जो 3x/2 डिस्टेंस है उसमें v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, बट इसी को हमें कैलकुलेट करना है जब इसका टोटल डिस्टेंस में एवरेज वेलोसिटी इसका 50/7 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो हमें एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला दो फॉर्मेट में याद रहता है। एक v1 प्लस v2/2 वो अप्लीकेबल होता है जब इक्वल टाइम इंटरवल के लिए होता है। ठीक है, एक t1 टाइम और दूसरा t2 टाइम, लेकिन दोनों इक्वल टाइम इंटरवल के लिए। ये फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी का तब ये अप्लीकेबल होता है जब दो इक्वल डिस्टेंस के लिए होता है। ठीक है, इसलिए हम ये अप्लाई करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे ये इक्वल डिस्टेंस नहीं है दोनों जर्नी का, इस वेलोसिटी से कुछ और डिस्टेंस है और इस डिस्टेंस में कुछ और वेलोसिटी है, तो दोनों इक्वल डिस्टेंस होते हैं तब हम ये अप्लाई करते हैं, इसलिए इसे हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो कहाँ जाएंगे, बेसिक से फॉर्मूला पे। वी एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। ठीक है, अगर हम ये जर्नी का टाइम t1 बोलते हैं, ये t1 है, और ये जर्नी का टाइम t2 है, तो टोटल डिस्टेंस कितना है, x प्लस 3x/2, और अपन में t1 प्लस t2, ये हमारा टोटल टाइम है। ठीक है, t1 t2 दिया नहीं है, कंसीडर कर रहे हैं हम, तो हम यहाँ पे मैनिपुलेट कर सकते हैं। कैसे, t1 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन वेलोसिटी यानी कि x/v1 लिख सकते हैं। v1 की वैल्यू 5 है तो x/5 आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम t2 की वैल्यू 3x/2 और अपन में v2 लिख सकते हैं, 2 नीचे आ जाएगा तो t2 इज इक्वल टू 3x/2 v2 लिखेंगे। ठीक है, ये दोनों टाइम की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो v एवरेज इज इक्वल टू हम लिखेंगे कितना, v एवरेज इज इक्वल टू x प्लस 3x/2, जिसे हम ऐड करें तो कितना आएगा 5x/2, 5x/2। डिनोमिनेटर में दोनों टाइम को हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पे जो है लिखेंगे x/5 और प्लस में 3x/2
2v2, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करें, यहाँ से x कॉमन जाएगा और कॉमन जाएगा तो ऊपर न्यूमरेटर में कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा 5/2 और v एवरेज की वैल्यू हमें पता है कितना 50/7, 50/7 सब लोग मीटर पर सेकेंड है, यहाँ टाइम सेकेंड में ही आएगा। अगर ऐसा है तो हम यहाँ पे 1/5 लिख रहे हैं और प्लस में 3/2v2 लिख रहे हैं। ये पूरे डिनोमिनेटर को इधर लेते जाइए, 50/7 इंटू 1/5 प्लस 3/2v2 इज इक्वल टू 5/2। अब कुछ कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे 5 10 टाइम में, ये 10 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 20 हो जाएगा, इधर जाएगा 7/20, 1/5 प्लस 3/2v2 इज इक्वल टू कितना 7/20 लिखेंगे। ये जब इधर जाएगा तो माइनस का 1/5 बन जाएगा, माइनस का 1/5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है डिनोमिनेटर में 20, ये 4 इधर तो 7 माइनस 4 3/20 होगा, ठीक है। 3/20 अगर आ गया तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 2 से ये 10 टाइम में कैंसिल आउट होगा, दोनों लोगों को रेसिप्रोकल करेंगे तो v2 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा ये इंटीजर वैल्यू 10 होगा, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 बिलोंग्स टू फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर। इस प्रॉब्लम में हमें सबसे पहले डायग्राम बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन के पढ़ते समय हम यहाँ पे डायग्राम बना रहे हैं कि हमारे पास एक चैम्बर है, ऐसे कंटेनर है, ठीक है, वर्टिकली रखा हुआ, बेस इसका स्क्वायर बेस है, बीच में एक पार्टीशन कर रहा है और ये जो हाइट है इसका 6 मीटर दे रखा है, 6 मीटर, ठीक है। एक चैम्बर में बेसिकली जो है वाटर है, तो यहाँ पे हम डेंसिटी ऑफ वाटर बोलेंगे और ये वाटर को ऐसे शो कर देते हैं। दूसरे पोर्शन में जो है अलग लिक्विड है, अलग लिक्विड है तो इसका डेंसिटी हम कुछ दूसरा रो एल बोल देते हैं। इसकी डेंसिटी दे रखा है 1.5 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। हमें दे रखा है यहाँ पे रो एल इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। इधर हमें याद रहना चाहिए कि 1 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक विंडो है, यहाँ पे एक छोटा सा विंडो है जहाँ पे डोर लगा हुआ है, ठीक है, और वो डोर हिंज्ड है। इसका एरिया दे रखा है, उसका एरिया बोलिए स्मॉल ए। अगर हम स्मॉल ए बोलते हैं तो वो स्मॉल ए की वैल्यू जो है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। ये बेसिकली जो डोर है ये हाइट से 3 मीटर बिलो है, 3 मीटर बिलो है। ये इतना हमें पता है। हमें बताना है कि अगर दोनों लोगों की डेंसिटी अलग है तो इसका मतलब सेम हाइट पे प्रेशर का डिफरेंस होगा, प्रेशर का डिफरेंस होगा तो एक तरफ से फोर्स ज़्यादा लगेगा, दूसरी तरफ से कम लगेगा। तो बेसिकली हमें बताना है कि कितना फोर्स लग रहा है ताकि उसको ओपन ना होने दें, क्योंकि अगर एक तरफ से डेंसिटी ज़्यादा है तो ये डोर खुल जाएगा, खुल जाएगा तो हम उसको बंद रखना चाहते हैं, तो एक्स्ट्रा फोर्स कितना हम अप्लाई करें एक्सटर्नली ताकि वो ये डोर ओपन ना हो, तो वो हमें कैलकुलेट करना है। तो समझते हैं इसको कैसे करेंगे। हमें पता रहना चाहिए कि कभी भी नीचे जब आते हैं किसी हाइट पे तो उस पर प्रेशर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच, ठीक है। एक तरफ को हम 1 बोल देते हैं, दूसरे तरफ को 2 बोल देते हैं। तो बेसिकली P2 इंटू एरिया, ये फोर्स हो गया इधर से, ठीक है, और दूसरा हम इधर से लिखेंगे ये F1 हो गया और इधर से ये F2 हो गया, ठीक है। ये F1 हो गया और माइनस का अगर हम करते हैं P1 इंटू ए, P1 इंटू ए, ये नेट इधर से फोर्स आ गई, ठीक है। तो इधर से अगर ज़्यादा लग रहा होगा, इधर से कम लग रहा होगा, तो वही डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है ताकि हम उतना ही एक्सटर्नली अप्लाई करें। तो ये F की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब बेसिकली ये P1 की वैल्यू P2 की वैल्यू लिखे हैं तो रो जी एच होगा, रो टू जी इंटू एच, सेम हाइट पे डोर है, इससे भी और इससे भी, तो दोनों तरफ हाइट सेम रहेगा, इंटू ए लिखेंगे माइनस का
ρ1 जी एच इंटू ए इज इक्वल टू फोर्स एफ। अब इसमें देखिए जितने कॉमन ले सकते हैं, ρ2 माइनस ρ1 जी एच ए इज इक्वल टू फोर्स एफ। ρ2 कितना है 1.5 इंटू, इसको आप 1500 लिख सकते हैं, इसको आप 1000 लिख सकते हैं। तो 1500 माइनस 1000 इंटू 10 इंटू हाइट कितना है, हाइट हम सरफेस से कितना नीचे जा रहे हैं 3 मीटर, तो यहाँ पे 3, ये h की वैल्यू हो गया। और ये a जो है एरिया कितना है, जो डोर है उसका एरिया ही, तभी तो हम प्रेशर को फोर्स बना सकते हैं। तो वो एरिया हमें दे रखा है कितना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 100 लेकिन मीटर स्क्वायर में लिखेंगे तो 10⁻⁻⁴ हो जाएगा, ये फोर्स की वैल्यू हमें आ जाएगी। ठीक है, इसको हम लिखेंगे कितना 500 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 100 इंटू 10⁻⁻⁴ इज इक्वल टू एफ। अब ध्यान से देखिए, ये 1 2 3 4 जीरो इसको खत्म कर देगा, बचेगा 50 इंटू 3, इसकी वैल्यू 150 न्यूटन इज इक्वल टू फोर्स आया। ठीक है, अब जिसका देखिए इसको हमने फोर्स बढ़ा लिया था, जिसका डेंसिटी ज़्यादा उधर से प्रेशर ज़्यादा लगेगा, इसलिए ये इधर से ज़्यादा फोर्स लग रहा है और इधर से कम, तो हमें इधर से 150 न्यूटन फोर्स लगाना होगा ताकि दरवाजा ना खुले। ठीक है, तो हमारा इंटीजर वैल्यू 150 होगा। Question number 24 belongs to mechanical properties of solid and is very simple, which is only based on formula। यहाँ पे हमें फॉर्मूला इतना पता रहना चाहिए। ठीक है, ये एनर्जी है, जब भी हम किसी सॉलिड बॉडी को जब हम ऐसे खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। तो कितना स्टोर होगा, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन और इंटू वॉल्यूम करेंगे तो हमारे पास उतना एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। इसे हम पॉइजन्स रेशियो कहते हैं। इसका बेसिकली जो है रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन अपन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। होता क्या है कि जब भी आप किसी रॉड को जब खींचते हैं तो उसका लेंथ जब बढ़ता है तो उसका डायमीटर कम होता है, तो कितना उसके रेडियस में चेंज हो रहा है उसका फ्रैक्शन, कितना उसके लेंथ में चेंज हो रहा है उसका फ्रैक्शन, दोनों का रेशियो को ही हम पॉइजन्स रेशियो कहते हैं। ठीक है, स्ट्रेस इज इक्वल टू के स्ट्रेन लिखना है हमेशा, कौन सा आप स्ट्रेस कर रहे हैं। अगर लॉन्गिट्यूडनल है तो यहाँ यंग्स मॉडुलस होगा, अगर सुपरफिशियल है तो हमारा यहाँ पे सिग्मा होगा, जिसे हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं। अगर वॉल्यूम में हो गया तो वो जो है वॉल्यूमेट्रिक यानी कि बल्क मॉडुलस होगा। ठीक है, ये हमें पता रहना चाहिए कि अगर हमें कैलकुलेट क्या करना है, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो इस फॉर्मूले में से वॉल्यूम को नीचे लेके चले जाइए तो एनर्जी डेंसिटी बन जाएगा। इस फॉर्मेट में लिख के आपको बताना है कि यहाँ पे कितना इंटीजर वैल्यू होगा। तो बेसिकली अगर वॉल्यूम को हम इधर लेके चले जाए तो लिखेंगे कितना, U बाई वी इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। बस हमें इन दोनों का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब ये वैल्यू इतना दे रखा है, ये पॉइजन्स रेशियो दे रखा है, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर रहे हैं क्या, देखिए ध्यान से, ये डेल्टा एल बाई एल को इधर लेके चले जाए तो ये बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, यही स्ट्रेन है। ठीक है, तो डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू हम लिखेंगे कितना, डेल्टा आर बाई आर, केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ये इसलिए माइनस लगा रहता है क्योंकि अगर लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो ये घटेगा। ठीक है, तो 0.2 किसके जगह, सिग्मा के जगह नीचे आ चुका है, तो 0.2 और ऊपर कितना, एल की वैल्यू जो है, सॉरी ये डेल्टा आर बाई आर की वैल्यू जो है 10⁻⁻³ दे रखा है, तो लिखेंगे कितना, इसको हम 2/10 लिखें यानी कि 1/5 लिखें, 5 ऊपर चला जाएगा तो 5 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, ये हमें स्ट्रेन की वैल्यू मिल गई। और एक ये चीज़ याद रहना चाहिए कि स्ट्रेस इज इक्वल टू, स्ट्रेस अगर हमें कैलकुलेट करना है तो के यानी कि गाम, यहाँ पे यंग्स मॉडुलस है और यंग्स मॉडुलस का वैल्यू दे रखा है कितना, 2 इंटू 10⁻11 SI यूनिट में ये, इंटू स्ट्रेन की वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻3, 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, 10 यानी कि 10⁻⁻⁴
12 हो जाएगा, 3 घटाएंगे तो 10⁻9 आएगा। ठीक है, दोनों लोगों की वैल्यू पता चल गया, यहाँ पे पुट करेंगे U/V इज इक्वल टू हाफ इंटू 10⁻9 इंटू ये वैल्यू 5 इंटू 10⁻³ इसको हम 5/2 को 2.5 लिखेंगे। 2.5 इंटू 10⁻³ घट जाएगा 9 में से तो 6 आएगा। अब इससे एक जीरो इसको दे दें तो 2.5 को 25 लिखेंगे इंटू 10⁵। सब चीज़ SI यूनिट में था तो ये भी जो है जूल पर मीटर क्यूब में SI यूनिट में ही आएगा। तो इसका मतलब हमारा इंटीजर वैल्यू इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग 25 बनता है, यही हमारा आंसर है। दिस वन इज लास्ट क्वेश्चन दैट बिलोंग्स टू वेव ऑप्टिक्स चैप्टर और ये सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, हम यहाँ पे अगर लाइट को ऐसे पास करा रहे हैं तो यहाँ डिफ्रैक्शन प्रोसेस होता है, तो इस लाइन को सेंट्रल मैक्सिमा बोल रहा है। ठीक है, तो वो हमसे बोला है कि लेफ्ट साइड में जो सेकेंड मिनिमा है उसका एंगल फॉर्मेशन बेसिकली अगर इतना है। ठीक है, तो राइट साइड में थर्ड मिनिमा कहीं इधर होगा। इन दोनों के बीच में जो एंगल है इसे θ1 इसे θ2 कहें तो टोटल वैल्यू हमें 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये जो है सिंगल स्लिट जो है इसका विथ कितना होगा। इसके लिए हमें ये कंडीशन पता रहना चाहिए, d sin θ इज इक्वल टू n लैम्डा। हमेशा हम इसी को अप्लाई करते हैं जहाँ पे ये n जो है नंबर ऑफ कौन सा नंबर ऑफ मिनिमा या मैक्सिमा होता है। ये ये स्लिट का सेपरेशन हो गया, लाइट वेवलेंथ हो गया। तो हम ये बोलते हैं कि जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बहुत ही स्मॉलर एंगल के लिए होता है, तो थीटा बहुत स्मॉल होता है। जब थीटा बहुत स्मॉल होता है तो साइन थीटा को हम थीटा लिखते हैं और ये कंडीशन जो है यहाँ से थीटा इज इक्वल टू n λ/d बन जाता है। ठीक है, इसको हम दो तरीके से लिखते हैं। एक θ1 इज इक्वल टू लिखेंगे तो n1 लैम्डा लाइट वही है और सेपरेट विथ वही है, तो ये है। θ2 के लिए अगर हम लिखते हैं तो दूसरे नंबर का मिनिमा होगा और n2 और अपन में d। इन दोनों लोगों को ऐड कर रहे हैं तो हमें 30 डिग्री पता है, यानी कि θ1 प्लस θ2 की वैल्यू जो है हमें n1 प्लस n2 इंटू λ/d इतना है। ठीक है, θ1 प्लस θ2 कितना है 30 डिग्री, जिसे हम रेडियन में लिखेंगे 5/6 इक्वल टू n1 प्लस n2। इधर दूसरा मिनिमा था उधर तीसरा मिनिमा, इसका मतलब 3 2 प्लस 5 तो 5 इंटू लैम्डा की वैल्यू लिखेंगे 6 to 8 नैनोमीटर और अपन में d, यही हमें कैलकुलेट करना है। d को इधर लाइए तो d इज इक्वल टू लिखेंगे 5 इंटू 6 5 इंटू 6 इंटू 6 to 5 और अपन में पाई जिसे हम 22 लिखेंगे, 7 ऊपर चला जाएगा, इतना नैनोमीटर आएगा। ऐसे आप जब कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है ऑलमोस्ट 5994.5 नैनोमीटर आएगा। बट आपको फॉर्मेट में दे रखा है कि माइक्रोमीटर में, तो इसमें से अगर आप पहले तो अप्रोक्सीमेशन लगभग इसको 6000 लिख सकते हैं, यानी कि 6000 अगर लिखें तो पॉइंट से 0 3 बार 0 निकलेगा इंटू 1000 ऐसे लिख सकते हैं और नैनोमीटर है। अब ये 3 0 इसको अगर चला गया तो माइक्रोमीटर बन जाएगा, इसका मतलब 6 माइक्रोमीटर आएगा और यही हमारा इंटीजर वैल्यू आंसर होगा 6।